बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम के आगाज़ में हमजा कुछ शेयर कर रहे थे। हाँ जी, बहुत बड़ा मसला है, हम सारों के साथ ये ज़्यादातर अब मसला शुरू हो गया है कि सोने लेटते हैं लेकिन नींद नहीं पा रही होती है जल्द। बड़े ही लकी लोग होते हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, गाड़ी में सो जाते हैं, पास ढोल बज रहा हो फिर भी सोए रहते हैं। खैर जो भी मामला हो वो सोए रहते हैं और शोर मच रहा है अब। लेकिन उन लोगों के हवाले से जिन लोगों को भाई सोने के लिए एहतमाम करना पड़ता है, बिस्तर पर लेट गए हैं, 2-2 घंटे सोच रहे हैं और नींद अब नहीं आ रही है, उनके लिए क्या करना चाहिए। चाइना में रिसर्च हुई है, उन्होंने कहा जी कि जो माँ बाप बचपन में कहा करते थे ना कि आप गर्म करके दूध बच्चे पिए तो नींद बड़ी अच्छी आती है, तो उनका ये बात 100% दुरुस्त है। और अगर आप गर्म दूध पीकर सोए, मतलब के लेटने से पहले पी लें, तो आपको 25% चांसेस हैं कि नींद जल्दी आ जाएगी। मतलब जितने टाइम में आप सोते हैं उससे 25% जल्दी आप सो जाएंगे और आपकी जो नींद है वो 40% तक बेहतर होगी। यानी कि उसका दौरानिया बेहतर होगा। दरमियान में आप जो बार बार उठते हैं वो शायद नहीं उठ रहे होंगे, तो उसमें भी बेहतरी आ किसी जाएगी। भी मौसम में अगर आप नींद लेना चाह रहे हैं, किसी भी वक्त में नींद लेना चाह रहे हैं, तो एक गिलास गर्म दूध का पी लें, आपको अच्छी नींद आएगी। जैसे हमजा बता रहे हैं, तो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमारे बचपन में तो यही कहते थे और हम लोग करते भी थे। अब पता नहीं उस वक्त वो खुमार नींद का था, बचपन की नींद थी, तो इसलिए फौरन आ जाती थी, टेंशन फ्री होते थे, इसलिए जल्दी आ जाती थी, या दूध की वजह से जल्दी आ जाती थी। लेकिन ये एक अच्छा फार्मूला है। उन्होंने नेमुल बदल भी कहा है कि जो लोग अद्वियात लेते हैं नींद वाली, तो उन्होंने दूध को, गर्म दूध को उसका नेमुल बदल भी करार दिया कि उससे बहुत बेहतर है कि आप गर्म दूध पिएं, आपको आफाका भी होगा, आपके नींद में बेहतरी भी आएगी। और दूसरा, जो वो अद्वियात लेने से आपकी याददाश्त के ऊपर असरात पड़ रहे होते हैं, आपकी सेहत के ऊपर बुरे असरात पड़ रहे होते हैं, तो वो भी नहीं पड़ रहे होंगे। तो ये बचपन में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कहा जाता था, लेकिन हम तो अब साइंटिफिक हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। जब कोई रिसर्च आती है, कुछ साइंसदान बता देते हैं कि नहीं भाई ये बात दुरुस्त है, तो हम तभी उसको मानते हैं। तो इस जो प्रैक्टिस है इसको अपनाया जा सकता है। अपना के देखें कि नींद में बेहतरी आती है या नहीं आती। हमने आपके साथ जी जो चाइना में रिसर्च हुई है वो शेयर कर दी है। और अब हम डेंगू मच्छर जो है, हाँ ये बहुत बड़ा मसला है। अब तो फैमिली आप देखें तो फैमिलीज़ के अंदर केसेस निकल आना शुरू हो गए हैं। आप जानते हैं उन फैमिलीज़ को, या खुदा न खास्ता आप उस फैमिली का हिस्सा हैं जहाँ पे केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मच्छर ने अपने जैसे ही डंग तेज़ किए हैं, अमवात जो है वो भी बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद में अमवात जो और केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और अगर हम देखें दारुल हुकूमत में, तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3 अफराद जो हैं वो डेंगू वायरस से मतलब इंतकाल कर गए हैं, मतलब मुतासिर हुए हैं। मतलब बहुत सारे अफराद हैं इस वक्त जिनको हम सुनते हैं कि फ़लाँ को डेंगू हो गया, फ़लाँ को डेंगू हो गया। तो इससे बचना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मजमूई हलाकतों की तादाद अगर हम वफाकी दारुल हुकूमत में बात करें तो 9 हो गई है, जबकि मज़ीद 141 शहरी इससे मुतासिर भी हुए हैं। और पंजाब में डेंगू के 279 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए, जिनमें से 204 का ताल्लुक सिर्फ लाहौर से। लाहौर में अच्छे खासे वार जो है डेंगू के जारी है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा जाए तो मुतासिरा मरीजों की तादाद 4,286 हो गई है। और डेंगू मच्छर ने कराची में भी अपने पंजे गाड़ लिए हैं। डेंगू केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और अगर हम देखें महकमा सेहत सन और गैर सरकारी जो दादोशुमार हैं, तो उनके मुताबिक उनमें फ़र्क भी आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ बताया जा रहा है, दादोशुमार कुछ बताए जा रहे हैं, और जो दूसरे दादोशुमार आ रहे हैं वो कुछ आ रहे हैं। तो इसलिए डेंगू मच्छर तो है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। हाँ, दादोशुमार का दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तदारुक के लिए, उसके लिए कि आपने क्या हिकमत अमली अपनानी है। दादोशुमार बहुत इंपॉर्टेंट है उसलिए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में 24 घंटों में डेंगू के 33 केसेस ये रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गैर सरकारी दादोशुमार के मुताबिक रोजाना सैकड़ों केसेस सामने आ रहे हैं, जिन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में गुज़श्ता 24 घंटों में 100 से ज़ायद मरीज लाए गए हैं। और जरा ये भी बता रहे हैं कि सिविल अस्पताल और इंडस अस्पताल में भी रोजाना सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर यही तादाद इसी तरह से बढ़ती चली गई तो आप सोचें कि डेंगू मच्छर पर काबू पाना कितना मुश्किल हो सकता है। तो जो हुकूमती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं, हमें उन्हें भी देखना होगा और फिर खुद भी हिफाजती इकदाम करने होंगे।
बिल्कुल ऐसी है सारी सूरत हाल पर बात करें। प्रोफेसर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब हम बहुत गुफ्तगू करते रहे हैं कोरोना के ऊपर, लेकिन इस वक्त डेंगू की सूरत हाल भी कुछ दुरुस्त नहीं लग रही है। कराची में आपके मुशाहिदे के मुताबिक क्या केसेस हैं, क्या अंडर रिपोर्टिंग वाकई हो रही है? जी वालेकुम सलाम। सो देखिए, रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि सारे अस्पताल जो हैं वो एक साथ रिपोर्ट नहीं करते हैं। और दूसरा याद रखें, जब डेंगू का सीज़न होता है जो कि आजकल है, तो अक्सर बहुत ऐसा पेश आता है जो बिल्कुल ही टिपिकल डेंगू वाला मरीज़ हो, तो वो हम लोग शायद टेस्ट भी ना करें बिकॉज बीमारी काफ़ी वाज़ेह होती है। एंड जो टेस्ट में जो आता है, जो रिपोर्टिंग होती है, वो अक्सर टेस्ट पॉजिटिव पे होता है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है। एंड द थर्ड चीज़ याद रखेंगे, ज़्यादा अच्छे खासे लोगों को डेंगू जिनको होता है, उनको सिर्फ हल्का फुल्का बुखार होता है, ख़त्म हो जाता है, वो कभी अस्पताल की रुख भी नहीं करते हैं। और बल्कि कुछ तहकीनी भी बताया कि आधे ज़्यादा लोग जिनको डेंगू होता है, उनको कोई बुखार भी नहीं होता। सो यानी कि जो आप देख रहे हैं, जो नंबर्स बता रहे हैं, उसको आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 या 4 से, तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली कितना बढ़ा। सही। तो डॉक्टर साहब, मुल्क भर में डेंगू बढ़ने की वजूहात क्या हैं? हम इस पर उस तरीके से काबू क्यों नहीं पा रहे? कहाँ पर गलती हो रही है हमसे? सो देखिए, डेंगू का ये हर साल यही सीज़न होता है। एंड हर साल ही हम ये देखते हैं कि तकरीबन ये सितंबर में शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर तक पीक होता है, फिर दिसंबर तक खत्म हो जाता है। मच्छरों से फैलता है, मच्छरों से अगर जब काबू करेंगे मच्छरों को तो ये बेहतर होगा। मगर इसमें याद रखें कि इसमें आपका भी हाथ है, क्योंकि ये अक्सर मच्छर घर पे पाए जाते हैं, नॉट बाहर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से पेशेंट्स जो डेंगू का शिकार हो रहे हैं, अस्पतालों में हैं या घरों में हैं, वो डायरिया की बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। क्या मौसम ऐसा है कि उनको साथ डायरिया हो रहा है, या डेंगू में साथ डायरिया हो जाता है? जी, डेंगू में डायरिया हो जाता है। डेंगू में बिल्कुल डायरिया हो सकता है। बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता, मगर कुछ लोगों को डायरिया काफ़ी होता है डेंगू के साथ। सो ये अनकॉमन सिम्टम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला आ रहा है, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अदाद शुमार जो है उस तरीके से मुरतब नहीं किए जा रहे, तो क्या वजूहात है? जब कोरोना आया था तो हम देख रहे थे कि तमाम इदारे जो है वो मुस्तैद थे, तमाम हस्पतालों की जानिब से अदाद शुमार जो थे वो जमा करके मुरतब करके बताए जा रहे होते थे। इस वक्त जो है वो शायद हुकूमती सतह पर भी पता ही नहीं है कि अदाद शुमार क्या है, और उनका तदारुक जब तक नहीं होगा तो फिर उसी हिसाब से उसके इंतजामात इकदामात भी नहीं हो पाएंगे। सो देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि कोरोना के अंदर भी आपको पता है कि जो नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं वो अक्सर जो रियल केसेस उससे काफ़ी कम होते हैं। काफ़ी लोग टेस्ट नहीं कराते तो वो रिपोर्ट नहीं हो पाते। डेंगू की सर्वेलेंस जो है वो तो कई सालों से चल रही है। मुझे पता है, जैसे हमारा अस्पताल है वो रोज़ ही एक रिपोर्ट भेजता है और कई सालों से रिपोर्ट भेजता है कि डेंगू के केसेस कितने आ रहे हैं। बट कोरोना के बरक्स डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत सारे अस्पताल में जाते हैं, निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में, और बहुत सारे निजी अस्पताल जो हैं वो रिपोर्ट नहीं देते गवर्नमेंट को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कोताही कहाँ हुई? जिस तरह से इशाल भी पूछ रही थी कि माहिरीन सेहत ये कह रहे हैं कि हम कोरोना के अंदर इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि शायद डेंगू के ऊपर उस तरह से हम पहले से काम ही नहीं कर सके, हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं थी, अब हमारी रिएक्टिव अप्रोच है। लेकिन दूसरी तरफ जब इंतज़ामिया से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, एक साल छोड़कर दूसरे साल ये साइकिल चलता ही है, केसेस बढ़ जाते हैं, और इस दफ़ा जो बारिशें हुई हैं उनकी वजह से भी बड़ा असर हो रहा है, वो भी मवाफिक रही हैं डेंगू लार्वे के लिए। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है एक्चुअली, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि जो डेंगू केसेस हैं वो एक साल बहुत बुरा आता है, उसके बाद फिर ज़्यादातर पॉपुलेशन आपकी थोड़ी सी इम्यून हो जाती है उससे, तो फिर अगले 2 या 3 साल उसके रेट्स कम हो जाते हैं। उसके बाद फिर अमूमन डेंगू के कोई नया स्ट्रेन आता है, बिल्कुल कोरोना की तरह कि जो डेल्टा वेरिएंट आया था, इससे डेंगू के भी एक नया वेरिएंट या नया स्ट्रेन आता है जिससे एकदम से रेट्स बढ़ते हैं और फिर 2-3 साल बाद वो कम होते हैं फिर बढ़ते हैं। एंड अमूमन ये भी देखा गया है कि अगर कराची में या सिंध के अंदर एक बुरा सीजन आता है तो अगले जो साल होगा वो फिर पंजाब में वही भी स्ट्रेन पंजाब पहुंचता है। इस दफा सिंध में इतना बुरा नहीं है जितना पंजाब में है, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि डेंगू जो है उसके मुतासरीन में रिकवरी चांसेस कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि जब एक डेंगू का टेस्ट हो गया, पता चल गया, तशखीस हो गई, तो उसके बाद क्या हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है या फिर घर पे भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और फिर रिकवरी चांसेस कितने ज़्यादा हैं? तो अगेन ज़्यादातर लोग जिनको डेंगू होता है उनको कोई अलामात नहीं होता, उनको पता नहीं लगता कि डेंगू है। फिर जिनको बुखार होता है वो अक्सर मौसमी बुखार समझ के ख़त्म हो जाता है। जिनकी तबीयत ख़राब होती है, यानी कि जिनके अंदर पानी की कमी होती है जो कि ज़्यादा शदीद वाला मसला होता है, या प्लेटलेट की कमी होती है, वो अगर अस्पताल जाएँ तो
ज़्यादातर लोग की छुट्टी हो जाती है। ये बहुत सीरियस मामला नहीं है, बट ये ज़रूर है कि अगेन बिल्कुल दूसरे वायरसेस की तरह जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको दूसरे मसले मसाइल हैं, जिनकी उम्र बहुत कम है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन का चांस बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बच्चों की बात करें, छोटे बच्चे कितने मुतासिर हो सकते हैं, उनकी एहतियात पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं, और ये भी साथ बता दीजिएगा क्योंकि प्लेटलेट्स का आपको तो इल्म ही नहीं होता कि प्लेटलेट्स आपके कम हो रहे हैं, अगर आप में अलामात नहीं हैं तो क्या तब भी चांसेस हैं मरीज़ के कि प्लेटलेट्स गिर सकते हैं, और वो तो कहते हैं कि डेंगू में बहुत तेज़ी से गिरते हैं। ये आपने 2 सवाल पूछे। मैं पहला सवाल ये है कि जो जवाब ये है कि घर के अंदर जो है वो डेंगू खास बात ये होती है कि अक्सर एक को नहीं पूरे ख़ानदान को डेंगू होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो मच्छर है वो सभी को काट रहा होता है घर के अंदर, एंड बतदरीज सभी को इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि जो एहतियात आप बड़ों में करते हो वही एहतियात आपको बच्चों में करनी है, यानी कि मच्छर से बचना, जो कि बाद में बात कर सकते हैं। मगर प्लेटलेट का जहाँ ताल्लुक है, आपको जिनको भी डेंगू है उनके 3-4 डेंजर साइन होते हैं जो हम कहते हैं अगर हो तो फ़ौरन अस्पताल की तरफ रुख करें, जिसके अंदर पेट में शदीद दर्द होना, ग़लूदगी सी महसूस होना, पेशाब थोड़ा कम होना, या अगर कहीं पे उनको धब्बे नजर आए जिल्द पे तो वो अस्पताल का रुख। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बता रहे थे कि डेंगू की सूरत हाल क्या है और किस तरीके से आप तदारुक इसका कर सकते हैं। आपकी पहली जिम्मेदारी तो घरों के अंदर है, ख़ास तौर पे पर्दों के पीछे हम देखते हैं कि कुछ मच्छर होते हैं, सोफ़ों के नीचे होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप ज़ाती तौर पर काविश अपने घर के अंदर तो आपने खुद ही करनी है, स्प्रे खुद से करवा लें या खुद से कर लें, और अपने बच्चों को आप फुल स्लीव्स, ख़त्म बात कि जी कि हमने शॉर्ट्स पहनाने हैं, हमने स्लीवलेस, और अब तो मौसम भी शायद बदलता चला जा रहा है तो आपने शायद बच्चों के कपड़े तो बदल ही दिए और अपने घरों में स्प्रे करवाने के अलावा आप अपनी सोसाइटीज़ में, अपने इर्द गिर्द हुकूमती सतह पर आप कहें जाके कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो स्प्रे किया जाए। अगर आप वहाँ पर डेंगू लार्वा देखते हैं, डेंगू मच्छर देखते हैं, क्योंकि उससे आपके अलावा भी बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, वो काट सकता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी कंप्लेन करें कि यहाँ पर स्प्रे किया जाए, यहाँ पर डेंगू लार्वा या डेंगू मच्छर देखा गया है। बिल्कुल, अगर जो अलामात डॉक्टर साहब ने हमें बताएंगे, अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत जो है वाज़े हो रही है तो फौरी तौर पर टेस्ट भी करवाएं और अस्पताल का रुख भी करें। बहरहाल अस्पतालों में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, हमने अस्पताल का रुख लाजमी तौर पर करना है। ये सोच के घर नहीं बैठे रहना कि पता नहीं उधर कितने आपके लिए बेड उधर इंशाल्लाह अगर खुदा न खास्ता कोई मसला है तो मौजूद होगा, ये सोचकर आपने अस्पताल का रुख लाजमी करना है। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी का राज खत्म हो रहा है जी। और बल्दियाती इदारे जो हैं वो बहाल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए पंजाब हुकूमत ने भी बल्दियाती इदारों को फॉल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब में 58,000 हैं बल्दियाती इदारे जिनको बहाल किया जा रहा है, और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है बल्दियाती नुमाइंदों को, तो इतनी जल्दी आप कैसे एक नोटिफिकेशन से उनको घर भेज सकते हैं। महकमा बल्दियात पंजाब ने बल्दियाती इदारों और एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिए गए इख्तियारात के तमाम नोटिफिकेशन जो हैं वो वापस ले लिए, और वैसे बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म होने में अब चंद माह बाकी रह चुके हैं, और बल्दियाती इदारे बहाल करने का फैसला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, उस्मान बुज़दार ने महकमा बल्दियात को फौरी नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत भी कर दी है। और इसी हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि इदारों को फ़ाल करने का फ़ैसला किया जा चुका है। हर इक़दाम आइन और कानून की रोशनी में उठाया जाएगा, ये भी फ़ैसला किया गया। ये भी कहा गया है इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म दिया था, और मुख्तसर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल ऐसे ही है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसले में पंजाब की बल्दियाती हुकूमतें जो हैं वो बहाल की जाएंगी। आवाम के बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया गया है, और एक नोटिफिकेशन की वजह से उन्हें घर नहीं भेजा जा सकता, जैसे पहले हम कह रहे थे कि ये भी अदालत की जानिब से कहा गया है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम बात करेंगे लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, अब जब बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म होने में तकरीबन 1.5 माह से भी कम वक्त शायद बाकी रह गया है, इनकी बहाली कितनी बमानी होगी? क्या अब फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या हासिल होगा? नहीं, देखिए ये तो एक कॉस्मेटिक्स किस्म का ऐलान हुआ है और बल्दियाती इदारे बहाल हुए हैं, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि 1.5-2 माह के लिए ये इदारे बहाल हुए हैं और 31 दिसंबर 2021 को इसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। इसलिए इन इदारों को बहाली तो कर दी गई है, और बहाली क्योंकि अदालती हुक्म पर हुई है, सूबाई हुकूमत तो नहीं करना चाहती थी इनको, लेकिन अदालती हुक्म के तहत जब इनको बहाल कर दिया गया है और अदालत ने इनको पाबंद किया था कि आप इन फौरी तौर पर इन इदारों को बहाल करें,
लेकिन अब ये इन इदारों को किसी किस्म के कोई सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। ये सिर्फ एक इनको ऑफिस मिल जाएंगे, ये ऑफिस में आके बैठ जाएंगे, अपना 1.5-2 माह का वक्त पूरा करेंगे और 31 दिसंबर को हुकूमत इनको खत्म करके दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लगा देगी। और फिर हुकूमत का क्लेम ये है कि वो मार्च में या अप्रैल में इलेक्शन करवाने चाहती है, नए इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट के पंजाब में। तो इसलिए इन इदारों की बहाली से तो कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि जो इदारे बहाल हुए हैं, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बहाल हुए हैं, आपको उनमें कोई बहुत ज्यादा गर्मजोशी नजर नहीं आ रही, जश्न भी तो उनको भी पता है कि हम जी, और ना पॉलिटिकल पार्टियां जश्न मना रही हैं। मसलन मिसाल के तौर पे पंजाब में तो PMLN को आज जश्न मनाना चाहिए था कि उनके इदारे बहाल हो गए, सारे जगह पर उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलर है, लेकिन उनको भी पता है कि इन इदारों की बहाली का कोई बड़ा सियासी सलमान आबिद साहब, फिर होना क्या चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बलदियाती नुमाइंदे जो हैं वो खुश भी नजर नहीं आ रहे, तो क्या बलदियाती कवानीन में किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए, कोई तब्दीली लानी चाहिए ताकि अवाम को भी उसके समरात मिल सकें और बलदियाती इदारे जो हैं या नुमाइंदे वो भी खुश हो सकें? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया। बुनियादी तौर पे जब तक आप इन मुकामी हुकूमतों के इदारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकल गवर्नमेंट का एक बाकायदा चैप्टर डाला है और इन इदारों को मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट किया है, जब तक आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये इदारे इसी तरह टूटते रहेंगे। अभी आपने कहा कि शायद आज के बाद ये इदारे ना टूट सकें। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जब भी नई हुकूमतें आएंगी वो पुराने इदारों को दोबारा जो है मुअत्तल कर देंगी और खत्म कर देगी, क्योंकि इन इदारों के अंदर जो है एक कानूनी प्रोटेक्शन जो है वो नहीं है। आपका आर्टिकल 140A कहता तो है कि इनको सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात दे, लेकिन इस निजाम की कंटिन्यूएशन के हवाले से, इस निजाम को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के हवाले से अभी भी इसके अंदर एक खला है, नंबर 1। नंबर 2, बड़ा मसला यह है कि जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं वो लोकल गवर्नमेंट के निजाम के बारे में संजीदा नहीं है, क्योंकि वो इख्तियारात सूबों से डिस्ट्रिक्ट्स को और तहसीलों को नहीं देना चाहते। ये सारे के सारे इख्तियारात जो है सूबाई हुकूमतें अपने पास रख के एंजॉय करना चाहती हैं। और फिर तीसरे जो बड़ा फरीक है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती कि यहाँ पर इख्तियारात उस तरह से तकसीम हो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली होने चाहिए। तो अब आप देखिए कि इस लोकल गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का ना होना। नंबर 2, सूबाई हुकूमत की अपनी मजबूत सियासी कमिटमेंट का ना होना। और नंबर 3, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इसके अंदर कोई बड़ी दिलचस्पी नहीं लेती। और नंबर 4, आपकी सियासी जमातों की तरजीहात भी लोकल गवर्नमेंट नहीं है। आप देखिए, जब भी जमहूरियत की बात होती है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात होती है, तो कभी सियासी जमातें लोकल गवर्नमेंट की ज़्यादा बात सलमान नहीं आबिद साहब, करती हैं। अब लोगों ने जश्न नहीं मनाया, जो लोग बहाल हो गए, जो नुमाइंदे बहाल हो गए, और दूसरा 1.5-2-2.5 माह रह गए हैं, इनको कोई सीरियस भी नहीं ले रहा होगा, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन नोटिफिकेशन जारी करके दोबारा से और पिछले नोटिफिकेशन को वापस लेकर ये तो सामने आया कि कुछ कोताही हुई थी, इतना वक्त जो ज़ाया हो गया आवाम का भी, इन मुंतखब नुमाइंदों का भी, उसका जिम्मेदारों के भी हवाले से कोई फैसला होना नहीं चाहिए, उन पर जिम्मेदारी आयद होगी, या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए ना, बात यह है कि ये 2018 के अंदर ये इदारे सस्पेंड किए गए थे, आपको अच्छी तरह पता है। अब 2018 से लेकर 2021 तक 3 साल तो ये अदालत के अंदर ही सारी बहस चलती रही। अगर अदालत इनको टाइमली बहाल करती तो तब तो ये इदारे फाल तरीके से काम कर सकते ना। और अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 2013 का एक्ट तो बहाल नहीं किया, 2019 का जो ऑर्डिनेंस था उसकी शिक नंबर 3 जो है उसको सस्पेंड किया। तो हमारे अदालती फैसलों में भी बड़ा इबाहम आ गया, बहुत डिले होते हैं चीजें, ताखीरी हरबे इख्तियार किए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो अपना इम्पैक्ट नहीं दे सकते। अब आपने कहा कि वो अकाउंटेबल हो, मैंने आपको कहा है कि वो अकाउंटेबल उसी सूरत में हो सकते हैं जब आप इन इदारों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देंगे, तो तब ये जो है ना सूबाई हुकूमतें इनकी पाबंद होंगी। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि सूबाई हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने में, लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को मजबूत करने में और इनको खुद मुख्तारी देने के में ज्यादा संजीदा नजर नहीं आती। ठीक है। अब सलमान आबिद साहब, अगर देखा जाए तो गुड गवर्नेंस हो गई, बल्दियाती इदारे हो गए, इनका आपस में चोली दामन का साथ है। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने में संजीदगी दिखा रही है या चाह रही है कि हो जाए? देखिए, अभी तक तो सूबाई हुकूमतों की तरफ से कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। अभी भी सारा मामला जो है वो अदालतों में पड़ा हुआ है, इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में पड़ा हुआ है। अब आप देखिए, पंजाब ने ऐलान तो किया कि हम मार्च या अप्रैल में इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं तो ये भी अदालती दबाव की वजह से होगा। अच्छा, सिंध ने तो एक बड़ा अजीब और गरीब फैसला कर लिया कि जब तक नई मर्दमशुमारी नहीं होती हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनके हवाले से भी फैसला महफूज किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर अगले बरस के अंदर ये इलेक्शन होंगे
तो इसकी बड़ी वजह सूबाई हुकूमतों से ज्यादा अदालती दबाव होगा और इलेक्शन कमीशन का दबाव होगा, तब ये इलेक्शन हो सकते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बगैर किसी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के सूबाई हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवा लेंगी, मुझे उसके इम्कानात कम नजर आते हैं। यही वजह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां चाहे वो हुकूमत में है या अपोजिशन में है, और जो हुकूमतें जो है इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, इनमें वो सीरियसनेस नजर नहीं आती जो जमहूरियत के लिए, गवर्नेंस के लिए, सियासत के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो डिवॉल्व की जाए। सियासी पावर्स हो, इंतजामी पावर हो, माली पावर हो, जब ये डिवॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा। और ये याद रखिए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इसलिए जरूरी है, ये जो आज हम रोना रो रहे हैं ना, महंगाई का, सफाई के मामलात का, रोजमर्रा के जो मामलात गली मोहल्लों की सतह पर है, उसकी वजह यह है कि आपके पास एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियों में मुश्किलात बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसी तरह से अगली हुकूमतें भी आती रहेंगी एक नोटिफिकेशन के तहत। तमाम जो मुंतखब निचली सतह पर भी हमजा अगर हम काम देखें ना, तो किसने करना है? बल्दियाती नुमाइंदों ने। आवाम किसको जाके कहेगी बल्दियाती नुमाइंदों को? तो जब वही इदारा फ़ाल नहीं था तो फिर काम रसाई में सिर्फ वो है ना, उनका दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, उनसे सवाल किया जा सकता है और वही अवामी मसाइल हल करने के लिए कोशिश भी कर रहे होते हैं जो निचली सतह के खुसूसी तौर पर मसाइल होते हैं। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आए हैं और बात करेंगे महाज की, जो कि बहुत ही गर्म है, सियासी महाज गर्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब होगी या नाकाम, इसका फैसला आज हो ही जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। हाँ जी, और हुकूमत और अपोजिशन दोनों कामयाबी के दावे कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन क्या, नाराज़ अरकान इनको कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जबकि नाराज़ अरकान ने अपोजिशन से मुलाकात करके अदम एतमाद की तहरीक में ताउन की दरख्वास्त भी की है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ और मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान ने आज़ाद रुकने सूबाई असम्बली नवाब असलम रईसानी से मुलाकात भी की है। जी हाँ, और मीडिया रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि असलम रईसानी ने नाराज़ अरकान की तहरीक की हिमायत करने का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी ने कहा है कि नाराज़ जो अरकान है PDM का हिस्सा नहीं है, बल्कि PDM साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। हाँ जी, और तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी समेत बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत वज़ीर आला जाम कमाल को हासिल है। तो दावे दोनों तरफ से ही बिल्कुल किया जा रहा है, सही मामला है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लियाकत शाहबानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तानी सियासत में वैसे रिवायत है, समझा भी यही जाता है कि तब्दीली की हवा जब चलती है तो वो बलूचिस्तान से चलती है। आपको लगता है कि दोबारा हालात कुछ ऐसे ही हो रहे हैं? अगर वाकई यही रवायात रही है तो इस दफ़ा जो है रवायात जो है तब्दील होने जा रही है। अच्छा। और बलूचिस्तान में कोई और तब्दीली नहीं आ रही। हाँ, इतनी तब्दीली ज़रूर आई है कि 3 सालों में बलूचिस्तान में कारकर्दगी बेहतर हुई है, काम अच्छी हुई है, परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। पास्ट में जो बलूचिस्तान में करप्शन का एक बदनुमा दब्बा गवर्नमेंट पे लगा रहता था, उसको एक हद तक मिटा दिया गया है। ये तब्दीली है और ये तब्दीली इंशाल्लाह अगले 2 साल भी जाम कमाल साहब जारी रखेंगे। सही। तो शाहबानी साहब, गुज़श्ता रात नाराज़ और अपोजिशन जमातों के अरकान के इजलास में देखें तो 36 अरकान ने अक्सरियत वाज़े कर दी थी, जबकि वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाबी के लिए वो तो 33 वोट दरकार हैं सिर्फ। इशाइये का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें चूंकि 24 तो अपोजिशन अरकान हैं, 14 हमारे नाराज रुफका हैं, जिनमें कुछ वहां पे मौजूद नहीं थे। गो कि उनका नाम गिनवा कर जो है दावा जरूर किया गया। हमारा भी ये दावा है कि हमारे साथ अक्सरियत है और बिल्कुल ये दावा नहीं, ये वाज़े मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। अब जो तादाद है, जो स्ट्रेंथ है, वो इशाइये पे, जोराने में, चाय पार्टी में, पिकनिक पे सब दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ आते जाते हैं, वहां से वो डिटरमिन नहीं होता। अक्सरियत डिटरमिन होगी जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग हो गया।
उस वक्त उस दिन अगर ये मतलूबा तादाद मौजूद हो, उसको आप दावा कह सकते हैं, उसको आप रियलिटी कह सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे इंतखाबात आपने देखे होंगे, बहुत सारे अदम एतमाद की तहरीकें देखे होंगी कि लोग आपके पास लंच पे मौजूद होंगे, नाश्ते में मौजूद होंगे, और जब वोट ज़मीर का वक्त आ जाता है, तब दिल और ज़मीर का, उसूल का, इंसानी रूह का, इंसानी ताल्लुक़ का जो डिसाइसिव मोमेंट आती है, तो उस वक्त जो है लोग बड़ा सोच समझ के अपना फैसला करते हैं। और सोच समझ अक्सरियती अराकीन का ये है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, उन्होंने बलूचिस्तान को 3 सालों में मुश्किलात से निकाल के तरक्की की शारा पे गामजन किया। तमाम MPs को उन्होंने रिगार्ड किया, सबके हलकों में डेवलपमेंट की स्कीमात दिए, मेगा प्रोजेक्ट्स दिए। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए फिर उनकी जमात का सरबराह है, उसको देखते हुए जो अक्सरियत है वो इंशाल्लाह उस दिन आप खुद देखेंगे कि वो हमारे साथ होगी। और सिर्फ ये मैं जो नाराज़ अराकीन है उनकी हद तक बात नहीं कर रहा, अपोजिशन की सफ़ों में भी ऐसे बाज़मीर लोग मौजूद हैं जो इस अमल को बरतते हैं। खासे मुतमईन नज़र आ रहे हैं, तो किसी मतलब के नंबर्स की वजह से ही आप मुतमईन होंगे? आपकी कैलकुलेशन भी कुछ होगी, तो आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक नंबर्स गेम क्या कह रही है? कितने अरकान आपके साथ हैं, कुछ बता सकते हैं आप? जो अक्सरियत है वो जाम कमाल साहब के साथ है, और अभी बहुत देर नहीं, आज तो एक फेज़ पहला ये होगा कि जिन 14 अराकीन ने साइन किए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, वो या उनके दीगर रुफ़का वो तादाद पहले इन फिजिकल उनकी प्रेजेंस रिक्वायर होगी, पूरा करेंगे। उसके बाद जो है 24 से 30 अक्टूबर के दरमियान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग के लिए असम्बली का सेशन तलब किया जाएगा और मैदान लगेगा, मैदान सजेगा। आप देखेंगे कि उनके पास अक्सरियत नहीं है। और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इंशाल्लाह आपका जो रिपोर्टर कोयटा से आपको रिपोर्ट कर रहा होगा उस वक्त वोटिंग के बाद, जुमला याद रखिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन हैज बीन डिफीटेड, इस करारदाद को शिकस्त हो गई। आपका तो शहबानी साहब, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए काबीना अरकान कितने मुतहरक नजर आ रहे हैं, या उनमें से कुछ अरकान हैं जो तहरीक अदम एतमाद का साथ दे रहे हैं? कैबिनेट के अराकीन जो है 27 तो हमारे साथ हैं अक्सरियती, 14 उनमें नाराज हैं, लेकिन उनको मनाने के लिए जो हमारे अराकीन हैं वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और कोशिशों का सिलसिला जारी है। और CM साहब जो है खुद भी फर्दन जो नाराज़ अराकीन हैं, उनमें कोई 9 ऐसे अराकीन हैं कि जिनके पास खुद तशरीफ़ ले गए हैं और उनके जो रिजर्वेशन थे वो सुने, एड्रेस भी कर लिया गया है। और हम बहुत पुरुमीद हैं अपने उन दोस्तों से कि वो अपनी जो उनके पार्टी के कायद हैं जाम कमाल साहब, सरबराह हैं जमात के, उनके वज़ीर आला हैं, 3 साल बड़ी अच्छी रिलेशनशिप रही है। बलूचिस्तान के लिए जो है सब ने मिल के बड़ा खिदमत किया है। तो वो जो हमारे दोस्त हैं, इंशाल्लाह जिस दिन वोटिंग होगा आप खुद देखेंगे कि वो किस तरफ खड़े। अच्छा ठीक है साहब, आज जिस तरह से आप मुतमईन हैं कि ये जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक है वो सामने चल रही है और सारा मामला होगा, वोटिंग होगी, तो जाम कमाल साहब ही वज़ीर आला बनकर फिर से सामने आ रहे होंगे, तो फिर जाम कमाल साहब और हुकूमत कैसे इस बात को यकीनी बनाएगी कि आइंदा ऐसी नौबत ना आ रही हो कि इतनी मुश्किलात सामने आ जाएं, या फिर आज निकल गए तो फिर तो मुद्दत पूरी ही होगी, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है? देखिए, इंश्योर तो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऐसा बार नहीं है। आर्टिकल 36 में अदम एतमाद की तहरीक की गुंजाइश भी है और रूल ऑफ प्रोसीडिंग एंड कंडक्ट के तहत उसका एक प्रोसीजर भी मौजूद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, उनके जो एड्रेस रिजर्वेशंस थे पास्ट में भी होते रहे, ये पहली बार नहीं है। और सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हद तक ये नहीं है, दीगर सूबों में भी आपने देखा होगा, फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से भी आपने देखा होगा, बजट में भी कुछ दोस्त नाराज़गी का इजहार करते हैं, रिजर्वेशन का इजहार करते हैं, फिर उनके जो रिजर्वेशन है एड्रेस कर दिए जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी ये हुआ और वो मामला बिल्कुल ठीक हुए और दुरुस्त में जो बाकी फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से वो रवा दवा है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी ये हुआ कि जाम साहब से एक आध दोस्तों के कुछ रिजर्वेशन शुरू में रहे, वो एड्रेस कर लिए गए और वो मसला हल हो गया। इस दफ़ा भी ये हल होगा और बाकी डेमोक्रेटिक
जो कल्चर है, जो नॉर्म है, पार्लिमानी सियासत है, हमारे कल्चर रस्म व रिवाज हैं, उसके तहत बेहतर तरीका भी यही है कि जब दोस्तों के रिजर्वेशन होते हैं वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आके उसका इजहार करें, उसको एड्रेस भी कर लिया जाता है। कोशिश ये करेंगे ये जो प्रैक्टिस इस दफ़ा अडॉप्ट किया गया कि नाराज़ हुए और फिर नाराज़गी का इजहार मीडिया पे उन्होंने कर दिया, अदम एतमाद की तहरीक का पहले साथ देने का उन्होंने कमिटमेंट किया, लेकिन उससे अपोजिशन पीछे हट गई और फिर हमारे ही दोस्तों को अपोजिशन इस्तेमाल करते हुए साजिश के तहत उनको आगे लगा दिया और उन्होंने एक अदम एतमाद की तहरीक अपनी जमात के खिलाफ जमा कर दी। ये प्रैक्टिस जो है वाकई आई डू एग्री कि इसको हम कोशिश करेंगे कि ऐसी सूरत हाल और ऐसी नौबत ही ना आए कि बात यहाँ तक पहुंचे और दोस्तों के जो रिजर्वेशंस हैं होते रहते हैं। घर में भी नाराजगी हो सकती है, पोजीशन में भी हो सकती है, बिजनेस में भी हो सकती है, गवर्नमेंट में भी हो सकती है। तो ये ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें डे टू डे ये चलते रहते हैं, तो उनको इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे और आइंदा ज़रूर ये मेक श्योर करेंगे कि अगले 2 साल कोई ऐसी सूरत पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, खासे मुतमईन नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आगे कोशिश करेंगे कि ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो, लेकिन ऑपोजिशन और नाराज अरकान भी उतने ही मुतमईन है अपनी कामयाबी। उन्होंने तो वैसे शो किया है ना कि हमारे पास तो नंबर्स पूरे हैं, लेकिन बात लियाकत शहवानी साहब की भी दुरुस्त है कि ईसाइयों में अक्सर नंबर जो है वो ज्यादा ही निकल रहे होते हैं। जब वोटिंग होती है तो फिर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, चाय की टेबल पर साथ बैठे होते हैं और बाद में वोट जो है वो कहीं और पर कास्ट किया जा रहा होता है। अच्छा, 5 मिनट पहले बाहर जब मीटिंग हो रही होती है तो नंबर्स और होते हैं, जब वोट्स होते हैं तो नंबर्स ही और निकल आते हैं। कुछ के तो वैसे ही मतलब माशाल्लाह इतने वोट लेकर आए होते हैं और उनको फिर अपना वोट कास्ट करना नहीं आता और वो आपको पता है रिजेक्ट भी हो जाते हैं ऐसे मौके पर। चलें इंतज़ार करते हैं, वक्त ही बताएगा कि जाम कमाल साहब वज़ीर आला हैं या नहीं हैं। और अब हमने एक और लड़ाई भी करनी है, वो लड़ाई हमने करनी है सर्दियों के, पता नहीं गर्म पानी के साथ करनी है, बल्कि मेरा ख्याल है खुश्की के साथ कर लेते हैं कि खुश्की के साथ अब हमने किस तरीके से ये जंग करनी है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आती हैं, खुश्की जी बाल टूटना शुरू हो गए हैं, तो हमने क्या तैयारी करनी है? उसके लिए तलवार की ज़रूरत तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके मुख्तलिफ हथियार लाज़िम। लेकिन गर्म पानी के बिना हम रह भी तो नहीं सकेंगे। हमें सर्दी में गर्म पानी से नहाने की एक आदत होती है और वैसे भी हम ठंडे पानी से दूर भागते हैं, हाथ धोना मुश्किल लग रहा होता है। तो फिर आप अपनी बॉडी को या अपने सर को या अपने बालों को किस तरीके से आप ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं, आप गर्म पानी से दूर रह सकते हैं, किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा? ज़रूरत भी है कि नहीं है? और एक क्या ये मिथ तो नहीं है कि गर्म पानी से अगर आप सर धो रहे हों तो यही वजह होती है कि खुश्की जो है आपके बालों में जन्म ले रही होती है और आप परेशान रहते हैं? ये चीज़ें जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलते मौसम में जब सर्दी आ रही होती है, मर्द व ख़वातीन अक्सर बाल गिरने, उनके रूखे हो जाने, खुश्की की शिकायत जो है वो कर रहे होते हैं और उसकी बड़ी वजह हमने तो यही सुना जी गर्म पानी को ही कहा जाता है। तो ये जान लेते हैं, सहरी जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये गर्म पानी अच्छा होता है बालों के लिए कि बुरा होता है? पहले तो मैं ये बता दूं। नीम गर्म पानी अच्छा होता है, खोलता हुआ पानी अच्छा नहीं होता, जिससे हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मिथ है कि सर्दियों के साथ जो है वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, खुश्की आ जाती है। असल में सर्दियों के साथ नहीं, सर्दियों के साथ जो हम अपनी रूटीन में तब्दीलियाँ लेकर आते हैं उसकी वजह से ये इश्यूज प्रोमिनेंट होते हैं। वो तब्दीलियाँ डाइट भी है हमारी उसमें कि हम डाइट कुछ ऐसी लेना शुरू कर देते हैं सर्दियों में, उसकी वजह से भी खुश्की और फिर ये बालों का झड़ना टूटना शुरू हो जाता है। डाइट है, हमारे घर का एनवायरनमेंट है जिसमें हम बहुत ज़्यादा हीटिंग सिस्टम, डिहाइड्रेशन जो कॉज करते हैं। ओके, मतलब आप हीटिंग सिस्टम से भी आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, लाइक हीटर चल रहा है आपके पास तो उससे भी हो सकता है। डेफिनेटली होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने सर को धोते हैं तो आपके जो स्काल्प में हेयर फॉलिकल्स हैं और आपके हेयर क्यूटिकल्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। उसमें जो नेचुरल नरिशमेंट के लिए ऑयल्स चाहिए वो भी उसमें से निकल जाते हैं। और फिर हमारी जो घर में एक्स्ट्रा हीटिंग सिस्टम होता है, पानी हम ऑलरेडी कम पी रहे होते हैं, फलों का इस्तेमाल कम कर देते हैं क्योंकि ठंड लगना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर बनती हैं इसमें कि बालों का बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्काल्प में सारा स्किन है, यानी कि स्किन इरिटेट हो गई है। अब स्किन जब इरिटेट हो गई है उसने बाल भी कम कर देने हैं, बालों को गिराना भी है, बालों की थिकनेस में भी कमी लेकर आनी है और फिर डैंड्रफ के इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं।
अच्छा, हम वैसे गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ना बहुत हमारा दौरानिया बढ़ जाता है शावर का भी, और हमारा दिल ही नहीं कर रहा होता कि हम निकल रहे हों, तो वो फिर खोलता हुआ पानी भी होता है, बहुत गर्म पानी भी होता है, उसके भी बहुत ज़्यादा असरात हो रहे होते हैं दौरानिया बढ़ने से भी। दौरानिया बढ़ने से असरात नहीं होते, लेकिन नीम गर्म पानी की जगह बहुत ज़्यादा गर्म पानी, इनिशियल जो है वो आप गर्म पानी से अपने सर धोएं, लेकिन अपनी रूटीन ये रखें कि आखिर में सर को यानी कि बालों को रिंस करने के लिए, धोने के लिए थोड़े से ठंडे पानी का इस्तेमाल कर लें। वो होता यही है कि दौरानिया बढ़ता भी इसलिए है क्योंकि जो ना नहाने का दौरानिया वो भी बढ़ चुका होता है तो एक्स्ट्रा बालों में ऑयल आ जाता है। उसको करने के लिए लोग डबल शैम्पू करते हैं। डबल शैम्पू करने से भी स्काल्प में जो है वो डैंड्रफ बढ़ सकती है, क्योंकि स्काल्प में से जो आपको चाहिए हैं ऑयल्स, वो आपके ऑयल्स निकल जाते हैं। अच्छा, एक तो गर्म पानी की वजह से हो गया, या फिर हीटिंग सिस्टम आपके घरों में नस्ब है उस वजह से हो गया, लेकिन एक शैम्पू भी बार बार करना, क्या वो भी डैंड्रफ की वजह हो सकता है कि हम बार बार शैम्पू कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम वॉश कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल पानी से ही क्यों नहीं है, किसी भी अदर शैम्पू से क्यों नहीं है, तो क्या वो भी रीज़न हो सकती है? वो भी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि जो शैम्पू है या इवन फेस वॉश आपके होते हैं, अब इसमें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी तो है कोई नहीं कि इनको पता हो कि नेचुरल ऑयल्स मैंने छोड़ देने हैं और बाकी के निकाल देने हैं। डर्ट और ऑयल और जो एनवायरमेंटल हमारी एक वो होते हैं, गंद होते हैं, हमारे स्काल्प में आते हैं, चेहरे पे आते हैं, वो इन चीज़ों को निकालते तो ज़रूर हैं, साथ नेचुरल ऑयल भी निकाल देते हैं। अब वो नेचुरल ऑयल डालने के लिए हम ऑयलिंग या हम हेयर मास्क या सीरम्स की एप्लीकेशन नहीं करते हैं, उनको हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम शैम्पू रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा आपका स्काल्प, आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाती है, उतनी ज़्यादा समझ लें वो एक शॉक में चली जाती है, जिसमें वो सीबम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जो बाद में फिर वो ऑयली, और सर्दियों में आप नोट करें उन लोगों के भी बाल ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं जिनकी रूटीन में बाल ऑयली नहीं होते। ठीक है। अच्छा, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं शैम्पू को लेकर भी कि जी के एक ये है कि जी कि एक शैम्पू आपको सूट कर रहा है तो ज़िंदगी भर उसको लगाते रहें, दूसरा ये कि नहीं, आपको बहुत जल्दी चेंज करना चाहिए, एक शैम्पू पर नहीं रहना चाहिए। आप किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ? मेरा ख्याल है कि अगर शैम्पू आपको सूट कर रहा है उसके साथ स्टिक रहें, लेकिन एज के साथ साथ, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, कोई हेल्थ की वजह के साथ अगर बालों में कोई मसला आ गया तो उस मसले के अकॉर्डिंग फिर आप एडवाइस लेके कि शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, या सिर्फ शैम्पू नहीं उसके साथ कोई और सीरम है, कोई मास्क है, कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है आपके रेगुलर शैम्पू के साथ, तो आप उस पर स्विच कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत घर में बड़े भी कह रहे होते हैं कि आपकी डाइट अच्छी होगी तो बाल अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी, या आप फ्रेश रहेंगे। बालों के साथ कितना आप रिलेट करेंगी डाइट को, कि कोई ऐसी डाइट्स हैं जो आपके बालों को अच्छा कर सकती हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, या फिर डैंड्रफ खत्म हो सकता है? उसमें सप्लीमेंट्स आपके होने चाहिए डाइट में पूरे, विटामिन्स आपके पूरे होने चाहिए। विटामिन ए आंखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, फॉलिक एसिड, फिर बायोटीन, इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये मछली से प्रोटीन्स बेसिकली जिसमें ज़्यादा होते हैं, उन चीज़ों से। गाजरों का सीज़न आ रहा है, विटामिन ए गाजरों में बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा खाएं, उनका जूस पिएं। तो ग़िज़ा जो है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना बाकी चीज़ें। इनफैक्ट सर्दियों में जो हम अपने साथ बालों के साथ करते हैं, ये ज़्यादती करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें जो है वो खुराक के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, डैंड्रफ या खुश्की हम कह लें तो इसका कोई फौरी इलाज भी है या फिर कोई आहिस्ता आहिस्ता ही इलाज होगा? नहीं जी, इसका फौरी इलाज है, पिछली दफ़ा भी मैंने शो में आके बताया था। अच्छा, वो जो है ना वो एक राज है, वो राज आपको जो है ना ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है खुद ही बताएंगे कि आप आएँ, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन मतलब फौरी इलाज है और हमेशा के लिए छुटकारा है ना? हमेशा के लिए छुटकारा। अच्छा, ये इलाज हमारे पास, इसका कोई और असरात नहीं होता कि बाद में बाल गिरना शुरू हो जाए ट्रीटमेंट से? आपकी डैंड्रफ खत्म होगी, स्काल्प की हेल्थ बढ़ेगी, आपकी स्किन जो है सर में, उसकी जो सर की जिल्द भी बहुत ज़रूरी है, जैसे चेहरे की जिल्द बहुत ज़रूरी है, उसकी जब हेल्थ बढ़ेगी तो आपके बालों में खुद ही इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, बालों की लेंथ फ़ौरन बढ़ जाए और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करें, ये भी कुछ ऐसा? एक्सटेंशंस उसका हल है। एक्सटेंशंस भी है, मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। जो चीज़ें आप अब स्काल्प के लिए हम ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, इसी तरह बालों के लिए भी ट्रीटमेंट है। जब ओवरऑल बाल ठीक होंगे, आपकी हेल्थ ठीक होगी, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो बालों की ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग इसको अनएड्रेस छोड़ देते हैं कि मेरे साथ तो बचपन से ये प्रॉब्लम है, तो ये 2-3 माह के लिए मेरे साथ ऐसे ही होता है और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि इस तरह से ना करें, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद वो मसला इतना बढ़ जाता है कि फिर या तो विग्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। तो हम डाइट अच्छी कर लें या फिर हम अपने पानी को, जिस तरह हम आपने कहा कि ठंडा पानी यूज़ करें, तो इन चीज़ों से हम मतलब बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, नींद का भी बाकायदा ताल्लुक है बालों के साथ?
नींद का ताल्लुक अब किसी चीज़ के साथ रह नहीं गया, वैसे हर चीज़ के साथ होता है। जैसे आंखों के गिर्द हल्के हैं तो मेकअप भी है और आई सीरम्स भी मौजूद है। जितनी नींद आप ज़्यादा ले सकें, 7-8 घंटे की नींद रोज़ाना जो है वो एक बेहतर हेल्थ की तरफ लेकर जाती है। सिर्फ सर के ऊपर अगर हम फोकस रखें तो बाकी बॉडी के ऊपर भी जो है वो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, आजकल बाल कम हो जाने की वजह से लोग जो है वो पैचेस लगवा लेते हैं या फिर एक्सटेंशन जिसको आप कहते हैं वो करवा लेते हैं। वो आपके लिए कितनी हार्मफुल हो सकती हैं, या फिर आपको आपकी स्किन टिश्यूज़ को या फिर जो सर के अंदर की आपकी स्किन है उसको कितना डैमेज कर सकती है? क्योंकि मैंने 1-2 केसेस देखे कि बाद में इरिटेशन फील कर रहे होते हैं कुछ इस तरह का। तो ये बेहतर है या फिर गंजा रह लेना बेहतर है? गंजा रह लेना अगर तो बाय चॉइस है तो वाई नॉट, लेकिन जो एक्सटेंशंस की आपने बात की है, पहला तो ये कि जो मैंने अपने अराउंड देखा है कि लोग हर एक को एक्सटेंशंस लगा देते हैं। हर क्लाइंट एक्सटेंशंस के लिए सूटेबल नहीं होता। हम उसमें बालों की और स्काल्प की हेल्थ को देखते हैं, उसके बाद एक्सटेंशंस लगाते हैं। तो उसमें जब एक्सटेंशंस अगर किसी ऐसे बंदे को लगा दी जाए कि जिसके बाल वीक हैं, उसका स्काल्प हेल्दी नहीं है, तो उसका रिजल्ट यह निकलता है कि उसके बाल मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं और सही तरीके से ना लगाई जाए। फिर मेंटेनेंस के बारे में गाइड ना किया जाए। जब आप एक्सटेंशंस लगवाते हैं तो वो मेंटेनेंस भी उतनी ही मांगती हैं। अच्छा, एक्सटेंशन से मतलब आपका स्कैल्प के अंदर बाल लगाना है ना? ये मैं जो कहना चाह रही हूँ, नहीं, बाल के ऊपर बाल लगाना है एक्सटेंशन बाल में। के ऊपर बाल ये वो तो ट्रांसप्लांट हो गया ना? नहीं, ट्रांसप्लांट तो है वो आपके नेचुरल, इवेंचुअली नेचुरल बाल निकलेंगे। जो एक्सटेंशंस हैं वो बालों के ऊपर बाल लगाए जाते हैं, सिंथेटिक यूजुअली। लेकिन वो भी सूटेबल नहीं है सबके लिए। वो भी हर एक के लिए सूटेबल नहीं है। आईलैश एक्सटेंशन है, हेयर एक्सटेंशन है, उसमें इसीलिए हम प्रॉपर कंसल्टेशन देते हैं पहले, कि हम पहले क्लाइंट को ये गाइड करें कि जस्ट बिकॉज आप एक जगह पे वॉक इन किए इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए सूटेबल भी है, ये मजीद नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह होंगे, उसके बाद दिन पता चलेगा कि आप टेस्ट नहीं, साथ एक फेस टू फेस कंसल्टेशन में क्लैरिटी आ जाती है। हमें बता दें यहाँ पर जो लोग आपको सुन रहे हैं कि कैसे पता लगे कि उनके लिए शायद ये शैम्पू बना हुआ है, कैसे एक आम आदमी खुद से ये फैसला कर सकता है कि मुझे ये सूट कर रहा है? वो जो सूट करने की डेफिनेशन है वो क्या होगी? सूट करने की डेफिनेशन, अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप, ये तजर्बा है अब, अगर या तो आप सबसे सेफ चीज़ ये है किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी हेयर एक्सपर्ट के पास जाएं, वो आपको एक दफ़ा में बता देंगे कि ये चीज़ सूटेबल है। वरना फिर आप एक्सपेरिमेंट करें। फिर अगर हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, तो उनके जितने शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं वो ला के 2-2 हफ्ते लगा के देंगे। अदरवाइज आपके बालों का उससे बेहतर है कम खर्चा आएगा, कम खर्चा आएगा, उससे बेहतर ये कि आप किसी के पास चले जाएं। ये ठीक है, ये अच्छा तरीका है वैसे, ये बेहतरीन तरीका है। अच्छा, हमने नीम गर्म पानी से सर को धोना है, सर्दियों के अंदर अपनी खुराक को बेहतर रखना है और डिहाइड्रेट नहीं होना है। ये चंद बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हमने फॉलो करना है। सरिश, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे वक्त का आप हिस्सा बनी। और हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के इस दौर में वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत करना बड़ा चैलेंज तो बन चुका है। बच्चे छोटे हों या नौउम्र हो, आजकल सभी मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप का इस्तेमाल जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे इन इजादात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए अक्सर व बेशतर बेरारूबी का शिकार हो जाते हैं। इसी खदशे का इजहार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कौमी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान भी किया। उनका कहना था कि हम बच्चों से मोबाइल मतलब नहीं छीन सकते या उन्हें उससे दूर नहीं कर सकते, कम से कम तरबियत तो कर सकते हैं। हाँ जी, और हमने अपने नौजवानों को बचाना है, ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में वालिदैन बच्चों को जदीद इजादात से दूर नहीं रख सकते हैं। तो फिर जब हम परेशान हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें परेशानी बहुत है, उतना टाइम भी हमारे पास नहीं है, उतना चेक भी हम नहीं रख सकते, और क्या इतना ज़्यादा चेक रखना बच्चों के ऊपर ये भी दुरुस्त है कि नहीं, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकराम। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर साहब, हम बहुत परेशान रहते हैं, बच्चों को सहूलत भी हमने देनी है और नए दौर के तकाज़े भी पूरे होने चाहिए, लेकिन तमाम ईजादात के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स हमारे दिमागों में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी इसी खदशे का इजहार कर रहे हैं। तो सर, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की है।
जी बिल्कुल, इसका जवाब तो बड़ा सिंपल सा है कि कमरा गंदा है तो क्या करना चाहिए। कमरा गंदा है तो उसको साफ करना चाहिए। अगर हमारे मुंह के ऊपर कोई चीज लगी हुई है, मट्टी लगी हुई है, तो उसको धोना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। जब आप एक बच्चे को के हाथ में छुरी पकड़ी हुई देखते हैं तो उसको सेब काटना आता है, अगर सब्जी काटनी आती है, फिर तो उसके हाथ में छुरी दीजिए, वो आराम से सब्जी काटेगा, सेब काटेगा, जो उसका इस्तेमाल है वो करेगा। अगर एक बच्चे को मोटरसाइकिल लेके दिया है तो इंश्योर करना है कि उसको मोटरसाइकिल चलाना आता है, वो उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस पता है, वो हेलमेट पहनता है, वगैरह वगैरह, रोड सेंस उसको है। इसी तरीके से ही एक गैजेटरी है जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकती है। आप देखिए ना, हम सब एडल्ट हैं, आप इसके ऊपर एक लफ्ज लिखें तो इमीडिएटली जो कुछ इसके ऊपर आ जाएगा मोबाइल के ऊपर वो अनफिल्टर्ड है जी। वो उस बच्चे के, अब उसको तो छोड़िए, आप कुछ भी ना लिखिए, आप रैंडम वीडियोस देख लें तो वो इस कदर बाजू का भी सामने आ जाती है कि मेरी उम्र के बंदे को भी शर्म आनी शुरू हो जाती है, हया आनी शुरू हो जाती है। तो अब ये जो इस तरह की गैजेटरी हमने बच्चों के हाथ में पकड़ा दी है, तो ये तो छुरी से भी ज्यादा खतरनाक है, ये तो वो जो मोटरसाइकिल लेके दी है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसके लिए एक जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बच्चे को किस उम्र में मोबाइल लेके दिया जाए। देखिए, जवाब यह है कि इसकी कोई उम्र की कैद नहीं है। अगर 4 साल के बच्चे की जरूरत है तो उसको लेके दिया जाए, और अगर 4 साल के बंदे की जरूरत नहीं है तो उसको ना लेके दिया जाए। तो इसलिए तो इसके अंदर बहुत से फायदे हैं ना। इसके जरिए कम्युनिकेशन हो सकती है, इसके जरिए इल्म हासिल किया जा सकता है, बहुत सारी क्लासेस इसके होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लेसन्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है। तो इसलिए जिस तरीके जो उसूल छुरी के लिए और मोटरसाइकिल के लिए है, वही उसूल हर गैजेटरी के लिए है। तो डॉक्टर, इस तरह से आपने कह दिया कि खुद ही के ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं, बच्चों को अब इन गैजेट से दूर भी नहीं रखा जा सकता। फिर वालिदैन ऐसा क्या करें, तरबियत में ऐसी कौन सी चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखें कि बच्चे उन चीज़ों से खुद ब खुद दूर रहें? देखिए ना, बच्चों के अंदर अच्छे बुरे की पहचान क्रिएट करना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है ना। जब बच्चा सड़क पे जा रहा है तो हमने उसको सिखाया हुआ है ना कि सड़क के ऊपर खड़े होकर पेशाब नहीं करना। हमने उसको सिखाया हुआ है ना कि बाजार में जाते हुए चीजें नहीं खानी। हम और वो कर सकता है, एक काम नहीं करता, इसलिए कि बच्चे के अंदर तरबियत में अच्छे बुरे की पहचान, सही गलत की पहचान हमने डाली है। तो इसके लिए पेरेंट्स को सबसे पहले रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप बच्चों की फिक्र कर रही हैं, बड़ों का क्या करेंगे? बड़े भी उसके अंदर इससे ज्यादा मुब्तला है। देखें ना कितना पाकिस्तान के अंदर अब ये पुरनों का जो इंसिडेंट्स है, जब वो आती हैं रिपोर्टें कि पाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क है जो कि वो वाली साइट हिट होती हैं, जो एडल्ट, वो तो एडल्ट हिट करते हैं ना। तो असल मसला ये है कि इस बात को एक जिम्मेदारी के तौर पर महसूस किया जाए, इस बात का ख्याल किया जाए कि ये बहुत खतरनाक बात है। अब जब आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा रात के 1:30-2 बजे तक वो अपने बेड पे बैठा मोबाइल को यूज कर रहा है, तो अब आपको फिक्र होनी चाहिए ना। अगर आपका बेटा आग के साथ सारी रात खेल रहा है, कोयले लेके, कोयला दाएं हाथ में रखता है, फिर बाएं हाथ में रखता है, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप उसकी तरबियत के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो इसलिए शुरू से ही घर के अंदर एक डिसिप्लिन माहौल हो। जब बच्चा शुरू से देखता है कि माँ ने अपने किचन के अंदर भी मोबाइल साथ रखा हुआ होता है और फलां जगह भी मोबाइल रखा होता है और हर वक्त वो फेसबुक के ऊपर देखती रहती हैं, तो बच्चे को रोकना कैसे मुमकिन होगा? मुझे बताइए, बगैर रोल मॉडलिंग के बच्चों को कैसे रोका जाए? तो ये सिर्फ बातें ही होंगी, हम वो करते रहेंगे, मगर अपनी जिंदगी के अंदर जब तक इसको खुद डिसिप्लिन नहीं करेंगे और रोल मॉडल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, मैं आपको एक बात बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ। अगर आप फरिश्तों की भी हुकूमत ले आए, फरिश्तों की भी हुकूमत, तो वो ज्यादा से ज्यादा लॉ के जरिए 20-25% माशरे में तब्दीली लाने को फैसिलिटेट कर सकती हैं। माशरे की तब्दीली हमेशा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, मीडिया और जो ग्रुप्स हैं और जो सिविल सोसाइटी है लेके आया करती है लेजिस्लेशन के जरिए कि जी एक जगह पर अगर किसी ने कूड़ा फेंका तो उसको 2000 रुपए जुर्माना हो जाएगा। इस तरह की लेजिस्लेशन मदद मिलती है माशरे के अंदर तब्दीली की, मगर ये 10-20% ही मदद मिलती है, बाकी हम सबको हाथ पैर मारना चाहिए। अब इमरान खान साहब अथॉरिटी बना देंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया, पाकिस्तान के बच्चे तरबियत याफ्ता हो जाएंगे, ऐसा कभी भी अगर हमारे घर के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे माशरे के अंदर रोल मॉडल्स नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्रोफेसर, पहला मरहला है तरबियत का कि हमने बच्चों की तरबियत करनी है, ज़्यादा हिस्सा इसी का है। दूसरी एक चीज़ आ जाती है कि फिर बच्चों पर बाकायदा चेक भी रखना है। अगर हम बचपन में चले जाएं, कोई इतने ज़्यादा चैनल्स भी नहीं तब हुआ करते थे, फिर भी 9 बजे के बुलेटिन के बाद
टीवी बंद हो जाता था और रिमोट जो था वो वालिदैन के कमरे में हुआ करता था और इतनी ज़रूरत भी नहीं होती थी कि चलें बटन भी होता है टीवी का तो बटन से ही उसको ऑन कर लें। और साथ मोबाइल्स का भी मामला यही था कि मोबाइल इंटर तक हमारे जो हैं वो जमा हो जाया करते थे कि रात के वक्त, एक ये मामला है। लेकिन अब जो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ आ रही हैं, जो रिसर्च सामने आ रही हैं, बच्चों को नो नहीं कहना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए। अब इन चीज़ों का भी तो मसला साथ साथ चल रहा है कि बच्चों पर इतना चेक भी नहीं रखना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें? देखिए, एक होता है एक्सटर्नल चेक। एक्सटर्नल चेक सिर्फ टू स्टार्ट विद होता है, असल है इंटरनल चेक कि बच्चे के अंदर, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, उसका मोरालिटी कोशेंट इतना हाई हो, उसको अच्छे बुरे की पहचान हो। उसको मुझे अच्छी तरह याद है 1994 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहां हमारे एक अजीज थे, मैं उनके घर वीकेंड के ऊपर छुट्टी पे गया, तो वहां उस वक्त के टीवी में रात को 9:30 बजे एकदम जो भी प्रोग्राम चल रहा हो, अचानक एक भालू आता था, भालू, और भालू आके कहता था, डियर किड्स इट इज टाइम टू स्लीप, गुड नाइट, नाइट नाइट। अच्छा, वो बच्चे उनके बैठे हुए कहते थे ओ नो ओ नो ओ नो, यानी इस तरह करते करते उठ के और वो टीवी वाले कमरे से अपने बेडरूम की तरफ जाना शुरू हो जाते थे। यानी उनका दिल नहीं चाहता था जाने का, लेकिन 9:30 बजे उन्होंने एक लगाया हुआ था अलार्म के 9:30 बजे हर टीवी पर, उनके नेशनल टीवी पे उस वक्त आता था 94 में, अब क्या आता होगा, तो के बच्चों ने 9:30 के बाद नहीं, एक नेशनल पॉलिसी है और बच्चे उसको इस तरीके देखे ना। उन्होंने अपने मुआशरे के अंदर एक ऐसा मिजाज बना दिया है कि हर शख्स कानून को मानने को तैयार है। एक कानून है कि 9:30 बजे के बाद बच्चे नहीं देखेंगे तो बच्चे उठ के चले जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो बड़े भी कानून को नहीं मानते, बड़े क्या कानून बनाने वाले ही कानून को नहीं मानते। तो मुझे बताइए, इन सूरत हाल के अंदर हम किस विशफुल थिंकिंग के अंदर हैं कि हम सिर्फ बातें करके माशरे के अंदर तब्दीली ले आएंगे। डॉक्टर साहब, इस तरह से आपने कहा कि नेशनल टीवी के ऊपर बच्चों को एक अलार्म के तौर पर बताया जा रहा था कि टाइम आउट हो चुका और अब सोने का टाइम, और बच्चे उठ गए। मैंने घर में एक प्रैक्टिस की हुई है कि टैब के ऊपर हो गया, लैपटॉप के ऊपर हो गया, मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है कि 2 आवर्स से ऊपर आप नहीं यूज़ कर सकते, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। क्या हमारा ये करना बच्चों के अंदर, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं कि ये क्या अभी टाइम मतलब ऑफ हो गया, इसका अभी तो हमने अभी स्टार्ट किया था गेम्स खेलना या कुछ भी। तो उस सूरत में हम किस तरीके से बच्चों को समझाएं, क्योंकि बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि रोका जा रहा है। देखो बेटा, अगर आपने डिसिप्लिन घर में बनाया हुआ है ना और उस डिसिप्लिन पर सारे अमल करते हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, बल्कि उसको कानून को मानना आएगा, उसको ये समझ में आएगा। असल में हमारे घर में कोई डिसिप्लिन लाइफ है ही नहीं ना, हमारे घर में कोई हमने डिसिप्लिन नहीं बनाया हुआ। तो चूंकि अगर आपने घर में एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है, वो घर की एसओपी है, वो घर का एक लॉ है, घर का एक प्रिंसिपल है और उस पर सारे लोग अमल करते हैं, तो बच्चे जब नौज़ायदा बच्चा जब देखेगा कि ये हमारे घर का डिसिप्लिन है तो उसके लिए उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फर्ज करें अगर शुरू के अंदर बच्चे को दिक्कत भी होगी, मगर आप उसके ऊपर फर्म रहें और स्ट्रिक्ट रहें, तो बच्चे को एक बहुत जबरदस्त आप स्किल सिखा रहे हैं, वो है नो को एक्सेप्ट करने की स्किल, और जब वो सीख लेगा तो उसका मोरालिटी कोशेंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर, बच्चों ने बाहर भी जाना होता है, हम अब ज़्यादा ये सोचते हैं कि बच्चा हमारा बाहर जाके कैसा होगा, दूसरे बच्चों से कम्पीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो हम ये भी सोचते हैं दूसरे बच्चों के पास तो ये सहूलियात मौजूद हैं, हमने अपने बच्चे के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, तो कहीं हमारा बच्चा ज़िंदगी की दौड़ में पीछे ना रह जाए। इस तरह के ख्यालात भी पेरेंट्स के दिमाग में आते रहते हैं, तो इनको पेरेंट्स ने कैसे एड्रेस करना है? देखिए, अगर हम वाकई ये समझ रहे हैं कि गैजेटरी लेने से बच्चा आगे बढ़ रहा है, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है हमारा। देखिए ना, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमने किसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन रखनी है, और एक तरफ हमारे ज़हन में खुद ये कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है कि अगर मेरे बच्चे ने 10 घंटे वो गैजेटरी यूज ना की तो बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा। तो ये तो हमारे अंदर एक खुद तजाद है ना, हमारे अंदर एक खुद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। तो हमें खुद अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को पहले रिजॉल्व करके खुद बड़े क्लियर हेडेड होना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, फिर जो करने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजी बना के उसको इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्रोफेसर, जिस तरह से इशाल ये कह रही थी चिड़चिड़ापन और ये वाली सारी चीज़ें हैं, और फिर हम ये भी देखते हैं कि जिस वक्त पेरेंट्स बच्चों को समझा रहे होते हैं तो अब थोड़ा सा रवैया बदल गया है, नरमी की हम लोग भी बात करते हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा नरमी करनी चाहिए, उस नरमी के अंदर सख्ती का पहलू कहीं पर भी अब नहीं है, और बच्चों का भी कॉन्सेंट होना चाहिए, लेकिन हमने हर चीज़ में रख दिया। क्या बच्चों का कॉन्सेंट हर चीज़ में होना दुरुस्त है, या फिर बच्चों को अपनी बात मनवाने के लिए भी इस तरह से शो किया जाए कि उनको लगे कि ये उनका ही कॉन्सेंट था? देखिए, हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, जो पाकिस्तान में और दुनिया में पेरेंटिंग में एक अथॉरिटी हैं। वो ये फरमाते हैं कि हमें लाड और प्यार में डिफरेंस समझना चाहिए। एक है प्यार तो बच्चे से अनकंडीशनल करना चाहिए, लेकिन लाड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लाड के लिए वो एक टर्म यूज करते हैं माँ सदके।
यानी माँ सदके मेरे बेटा ऐसा महसूस करे। देखिए, अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत करनी है तो जिस तरह आर्मी की एकेडमी के अंदर बाकी तो पूरा का पूरा ख्याल रखा जाएगा उसका, लेकिन उठना सुबह 6:30 बजे। देखिए, सख्ती और डिसिप्लिन में बड़ा फर्क है और सजा और कॉन्सिक्वेंसेज में बड़ा फर्क है। देखिए, हम सजा ना दें बच्चे को, लेकिन उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेज से आगाह करें। बच्चा कहता है मैंने इस वक्त खाना नहीं खाना, आपने घर का उसूल है कि रात का खाना 8 बजे खा लिया जाएगा। अगर बच्चा रात का खाना 8 बजे आपके साथ नहीं खा रहा, फिर उसको सारी रात खाना मत दीजिए। ये सजा, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं और ये कॉन्सिक्वेंसेज उसको पहले आगाह किए हुए हैं। अब ये पता, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप सारी रात आपका बच्चा रोता भी रहेगा और सारी रात खाना नहीं खाएगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं कि उसको कुछ नहीं होगा, वो सुबह तक ठीक रहेगा। आप एक दफा अपने दिल पर पत्थर रखकर उसको सारी रात रोने दें। और लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो होता है कि आपने डांट दिया बच्चे को, आपने खाना उसका मना कर दिया, आपने डिसिप्लिन की तरफ लाने के लिए उस पर सख्ती भी कर ली, साथ ही दादी नानी या फूफो चाचू कोई भी उठेगा और बच्चे को कंसोल करने के लिए बैठ जाएंगे, तो वहां पर माँ या बाप की सख्ती कहाँ पर गई? जी, फिर ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका बच्चा हमेशा बहानेबाज बन जाएगा। उसके घर के अंदर एक कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा जो बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, गुड कॉप बैड कॉप। तो अब्बू अम्मी, अब अम्मी जो है वो बुरी कॉप बन जाएंगी और दादा अब्बू जो है वो गुड कॉप बन जाएंगे और बच्चा जो है वो एक्सप्लॉइटर बन जाएगा। लिहाजा जिस तरीके से आपने देखें, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जब सुबह आप काम करते होंगे तो दुआ मांग के सारे बैठ के एक ऑपरेशनल मीटिंग करते होंगे। मैंने कई बड़े होटलों में देखा है कि सुबह उठ के वो सारे एक ऑपरेशनल मीटिंग करते हैं। बच्चों की तरबियत के लिए घर में सुबह एक ऑपरेशनल मीटिंग होनी चाहिए कि आज सारा दिन के लिए बच्चे की तरबियत के लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, और घर के तमाम लोग एक पेज पर होने बहुत जरूरी है इस सिलसिले में। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बातें बड़ी अहम और सेर हासिल गुफ्तगू थी और हमें ये सीखना है, और ख़ास तौर पे जो इशाल ने आखिर में बात की है, अब तो ये वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वही नानियाँ दादियाँ जब वो हमारी माएँ थीं तो वो इतनी सख्ती किया करती थी और आगे बच्चों को पे जो है ज़रा सी सख्ती नहीं करने देती। और सख्ती और डिसिप्लिन में जो फ़र्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे। आर्मी रूल्स होने चाहिए घर में। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप सख्ती कर रहे हैं या डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे जी कि ये बड़ी सख्ती है कि अगर आपने इशारा काटना है तो उस पर आपका चलान होना है, तो ये तो बड़ी सख्ती है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो डिसिप्लिन का हिस्सा है। तो हमें भी ये बुनियादी फ़र्क करना है कि डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन है और उसको फॉलो करना ही है, और बच्चों की तरबियत जिस तरह से की जाती है बच्चे फिर वैसे ही। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छे जो है वो बताया फार्मूला से किस तरीके से हम बच्चे की तरबियत कर सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने खिलाड़ियों की बात करते हैं। कौमी टीम क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की बात करें तो शायकीन ने उन्हें सेंचुरियां बनाते हुए तो देखा है, हम सब ने देखा है, अक्सर ही देखा है, बिल्कुल। लेकिन अब बाबर जो हैं वो बैट्समैन के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी बने हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे। T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है फोटोग्राफर बन गए हैं, और मंगल के रोज़ जो है ये कुछ ऐसी हमारे पास तस्वीर सामने आई थी। ये आप देख सकते हैं कि बाबर आजम अब पता नहीं किस चीज़ का निशाना लेके बैठे हुए हैं या फिर तस्वीर खींच रहे हैं। और ये क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है ये ICC एकेडमी ग्राउंड में जो है अपनी ट्रेनिंग सेशन में मसरूफ़ था कि कप्तान बाबर आजम कैमरा उठाए, फोटोग्राफर बने, अपने साथियों की तस्वीर लेते रहे हैं, और वो भी तस्वीर भी अच्छी नहीं है उन्होंने। अच्छा, मतलब वो अच्छे फोटोग्राफर भी बन सकते हैं फ्यूचर में। अल्लाह ना करे कि उनको फोटोग्राफर बनना पड़े, वो अच्छे कप्तान बने, अच्छे पाकिस्तान के स्टार बन के जब रिटायर हों तो उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। फोटोग्राफर हम ढूंढ लेंगे बाबर, हम आपके लिए कोई और ढूंढ लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये उनका शौक भी हो सकता है कि उन्हें वक्त मिला और उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए फोटोग्राफी के लिए मैदान में उतर आए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, वैसे ऐसा भी हो सकता है कि किसी का अच्छा कैमरा देख लिया, हमारा दिल करता है ना किसी का अच्छा कैमरा हो, यार ये कैसे यूज़ करना, लेकिन उनका स्टाइल देखें तो लग रहा है कि वो तो बड़े बेहतरीन है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर लग रहे हैं, जैसे वो ज़मीन पे लेट के बाकायदा फोटोग्राफी कर रहे हैं और पता नहीं किस चीज़ को फोकस किया है उन्होंने और क्या वो शॉट लेने की अच्छा रिलैक्स करने का भी ये एक तरीका है कि अच्छा प्रेशर भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, और वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, टीम भी प्रैक्टिस कर रही है, तो ये वो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पर चल रही है। और मुझे पाकिस्तान क्रिकेट की ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि आप अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अपनी वेबसाइट के ऊपर इन चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं और अपने प्लेयर्स को ये बात बता रहे हैं कि आप हमारे लिए एक ब्रांड की हैसियत रखते हैं, हम आपकी ब्रांडिंग मजीद कर रहे हैं। ये पहले नहीं होता था वैसे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर के खिलाड़ियों को इस तरीके से आवाम को दिखाया जा रहा हो कि हमारे हीरोज़ ये एक्टिविटी कर रहे हैं। खिलाड़ी जो हैं या हमारे हीरोज़ जो हैं वो भी नॉर्मल इंसान है, उनको भी अपने आप को वक्त देने का हक उसी तरह से हासिल है, या फिर वो भी अपनी ज़िंदगी उसी तरह से जी सकते हैं नॉर्मल इंसानों की तरह। हाँ जी, चलें जी, अब बाबर आजम को जी हम गुड लक ही बोलेंगे कि टीम की
कमान उनके हाथ में और पाकिस्तान बेहतरीन ही खेलेगा। हम कुछ बात कर लेते हैं FATF के हवाले से भी कि 3 रोज़ा इजलास पेरिस में शुरू हो चुका है FATF का, जो 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा और जिसमें पाकिस्तान की जानिब से टेरर फाइनेंसिंग समेत कारकर्दगी का जायजा पेश किया जाएगा। जी हाँ, और ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान स्टेटस में तब्दीली का फैसला अप्रैल 2022 तक किए जाने का इम्कान है, लेकिन इससे कबल FATF पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और कानून साजी पर अमल दरामद का जायजा भी लेगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या फिर नहीं। और फैसले तो अब देख ही रहे हैं कि हर चीज़ जो है उसकी प्राइजेज़ ऊपर जा रही हैं, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। FATF के फैसलों को हम वैसे तो मान ही रहे हैं। वैसे एक मामला ये है कि FATF के हवाले से इशाल मामला ऐसा है कि इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अफ़गानिस्तान सिचुएशन के हवाले से भी FATF के कुछ फैसले जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और पाकिस्तान कब का निकल चुका होता अगर इंटरनेशनल लॉबीज़ जो हैं वो इतनी स्ट्रांग ना होती हैं। और ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने FATF के 27 निकाती एक्शन प्लान पर अब तक 26 निकात पर अमल किया, जबकि APG की 40 में से 35 सिफारिशात पर भी अमल किया। दूसरी यानी मौशी मैदान से अच्छी खबर आई है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि सितंबर में पाकिस्तान में होने वाली बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी का हजम जो है वो $236 मिलियन रहा है। बिल्कुल ऐसे, और 11 माह के दौरान ये किसी एक माह में पाकिस्तान में होने वाली सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी है। इससे जाहिर तो ये होता है कि जो नफ़ा बख्श मार्केट के तौर पर बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद जो है वो बहाल हो रहा है। हैरानकुन तौर पर हम देखें तो सितंबर में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी अमरीकी कंपनियों ने की है। हाँ जी, और जिनकी जानिब से की गई सरमायाकारी का हजम $68.7 मिलियन रहा है। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर शारिक वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शारिक वोहरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ज़बरदस्त इजाफे की वजूहात आपको क्या समझ आ रही हैं और किन सेक्टर्स में ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अब इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, न सिर्फ FATF की कंप्लायंस के सिलसिले में बल्कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इस वक्त जो आपका क्वेश्चन है कि कौन से सेक्टर्स में पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहले तो जो सर्विसेज सेक्टर है पाकिस्तान में, स्टॉक्स में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। जो पाकिस्तानी जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत अंडर वैल्यू। दूसरा, पाकिस्तान की जो ओवरऑल एनर्जी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पर भी हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लेवल पर हैं, उन सब में इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना के अलावा भी जो है वो आने वाली है। सही है। आप जी शारिक वोहरा साहब, अगर हम देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी जो की है वो अमरीकी कंपनियों की जानिब से की गई है। CPEC के बाद तो हम लोग ये सोच रहे थे, ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि चीन की तरफ से सरमायाकारी ज़्यादा की जाएगी। एग्जैक्टली, ये भी बड़ा खुश आइंद है और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में वेस्टर्न पावर्स और इवन अमेरिका से भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी। और CPEC से भी कुछ अर्सा पिछले 1-2 साल CPEC स्लो डेफिनेटली हुआ था, लेकिन अब CPEC ने भी अपना पेस जो है उसको इम्प्रूव किया है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो डिमांड साइड है, जो लोकल कंजम्पशन है वो बहुत बड़ी है और पाकिस्तान में ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें चूँकि इन्वेस्टमेंट हुई है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो एक ये सेक्टर भी है जिसमें नॉट ओनली चाइनीज़ बल्कि बहुत सारे EU के, यूरोपियन यूनियन के जो इंडस्ट्रियल जायंट्स हैं वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं और उनको इसमें 2 फायदे हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की एक इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की सूरत में वो भी उनको मिलेगी और फिर पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट भी है। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पाकिस्तान के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर हो रहा है और FATF के हवाले से भी पाकिस्तान ने जो कंप्लायंस की है उसमें बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। मैं अपने मीडिया के और आप सब दोस्तों को कहता हूँ कि देखें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो डिप्लोमेसी होती है अगेंस्ट पाकिस्तान बाय इंडिया, उसको बिल्कुल जो है वो ही एक फोर्स है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अदरवाइज अगर आप देखें तो 5 दुनिया की बड़ी दहशतगर्द तंजीमें जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट कर और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह
अब जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो इश्यूज थे वो तो बहुत हद तक पाकिस्तान के जो है वो इम्प्रूव हो गए, इसलिए कि हमने FATF को भी और IMF को भी और दूसरे जितने वॉच डॉग्स हैं जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं, हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है। शारिक वोरा साहब, हम ये जो FATF का मामला है इसको भी डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो इन मामलात को बड़े गौर से देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे पे लटकती तलवार तो है ही FATF की। फिर भी आपको लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा समझदार भी होते हैं, उनको भी इन सारी बातों की समझ लग रही होती है कि पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की हैं, फिर भी पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार लटकाई जा रही है, वो भी इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो है इजाफा भी हो रहा है। जी, आई टोटली एग्री। लेकिन जो पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल, उसका बहुत बड़ा रोल है FATF में, और जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी जो अपनी विजडम होती है, उन्होंने इस पॉलिटिकल एंगल को इनकॉर्पोरेट किया होता है अपनी इन्वेस्टमेंट। उनको पता होता है कि जी कौन से नेबर्स किस खित्ते में, किस रीजन में पॉलिटिकली अपने ओपोनेंट्स को किस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो किसी एक इंडियन अखबार की खबर पे या एक कॉलम लिखने वाले की खबर पर कभी भी डिपेंड नहीं करते। उनका सर्च सेल होता है, उनके पाकिस्तान में ऑफिसेज होते हैं, वो यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो आई थिंक इंडियन लॉबिस्ट या इंडियन जो प्रोपेगेंडा है इंशाल्लाह ताला, अब वो वैसे भी पूरी दुनिया में उसका जो हिट थी वो बहुत कम हो गई है और दे आर लूजिंग देयर स्ट्रेंथ। तो और इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबर आएगी फॉरेन डायरेक्ट। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह आप पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी खबरें आएंगी। शारिक वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात करते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और हमेशा ही हम ख़वातीन की बात करते हैं। जब ख़वातीन किसी भी मैदान में अपने आप को मनवाती हैं तो वैसे ही एक बहुत खुशी महसूस होती है। तो खेल के मैदानों में भी ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत जो है वो दुनिया को पाकिस्तान का रोशन चेहरा देखने को उससे मिल रहा है। वैसे तो मुख्तलिफ खेलों में हम देखें तो ख़वातीन कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं, मगर कुछ खिलाड़ी ऐसी भी हैं जो दूसरी ख़वातीन के लिए ना सिर्फ मिसाल बनती हैं बल्कि उन्हें खेल के मैदानों में लाने के लिए कोशिशें भी रहती हैं, हर वक्त कोशिश कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। कौमी फुटबॉल टीम की मायनाज खिलाड़ी हाजरा खान भी ऐसी बाहिम्मत खिलाड़ी हैं, खातून हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली हाजरा 2009 में कौमी विमेन फुटबॉल टीम का हिस्सा बनी और 2014 में उन्हें टीम का कप्तान भी बनाया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया। फोर्टिस स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जिसका मकसद सिर्फ ख़वातीन को खेलों का मौका फराहम करना ही नहीं है बल्कि उनमें ऐसी सलाहियत पैदा करना भी है जिसकी बदौलत वो बहुत सी और ख़वातीन, लड़कियों और मर्दों को खेलने के लिए क़यादत, तरबियत और मुआवनत भी फराहम कर सकेंगे। ये तो मोटिवेट करना है दूसरी ख़वातीन को भी, ना सिर्फ आप खुद मतलब एक मैदान में अपने कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं बल्कि आप दूसरी ख़वातीन को भी। कामयाबी यही है कि अगर आप कामयाब हैं तो आप साथ वालों को भी अपने साथ ऊपर उठाएं, कोशिश करें कि वो भी कामयाबियों की तरफ जो है गामजन हो। तो हाजरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हाजरा, वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ख़ुद कामयाब होना सब चाहते हैं कि जी कि मुझे ये कामयाबी चाहिए, मेरा ये गोल है, इसको मैंने अचीव करना है, लेकिन दूसरों को कामयाब होते देखना, इसका ख्याल आना, ये ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी फॉर योर ऑन योर शो। बिल्कुल आपने सही कहा कि यू नो obviously कामयाबी इस तरह सिर्फ नहीं आती. There's a journey, there's a team that takes you, there's a support system, and then there's your own will जो कि आपको एक मकाम तक पहुंचाती है. So also I've also experienced के बगैर एक solid team के आप नहीं कर सकते. एक बंदा अगर हम लोग फुटबॉल भी खेलते हैं तो if there's 11 players playing, अगर पिछले वाले 10 players पास करके आपके पास बॉल नहीं पहुंचाएंगे आगे, आप गोल नहीं कर सकते. So this too, Sports Academy का मेरा ख्वाब has been going on for 5 years now, and अभी आज this month we kind of launched it, और उसकी first team हमने गिलगित बल्तिस्तान में launch की है. So again, this is yet another dream that has come true.
सही। हाजरा, आप बताइएगा कि आपके एकेडमी में लड़कियों को किन किन खेलों की तरबियत दी जाएगी और आपके खिलाड़ी कहाँ कहाँ पर परफॉर्म करेंगे या कर रहे हैं, और क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके इस हवाले से? जो आइडिया मेरा एकेडमी का मुझे आया इसलिए था बिकॉज यू नो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 15 years नाउ। तो 15 साल में जो मैंने पाकिस्तान में काइंड ऑफ हर्डल्स दैट आई वेंट थ्रू, यू नो बैरियर्स जो एक एक औरत को या एक लड़की को फेस करने पड़ते हैं इन अ कंजर्वेटिव कंट्री लाइक पाकिस्तान, यू नो देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो वो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन ऑफ एथलीट्स है वो उन चीज़ों से ना गुजरे इज द गोल ऑफ दिस एकेडमी। नाउ पहली टीम हमने फुटबॉल की हमारी वी लॉन्च्ड इट इन गिलगित बल्तिस्तान। वी हेल्ड अ 6-day कैंप पशु में इन हुंजा, एंड वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टैलेंट है बिकॉज वो पार्ट ऑफ द कंट्री, द यूथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो मार्जिनलाइज्ड। मतलब हमने उनको छोड़ा हुआ है, उनको अलग सा किया हुआ है। सो द गोल इज टू यू नो ब्रिंग पाकिस्तान टुगेदर एंड देन प्रूव टू द वर्ल्ड दैट वी आर वर्दी ऑफ यू नो बीइंग ऑन द पोडियम एट वन पॉइंट in the future. But obviously sports का आपने पूछा तो it starts with football because football is the closest to my heart. And उसके बाद पाकिस्तान basketball team के लिए भी मैंने खेला. So the second sport we want to introduce is basketball, and then obviously seeing the sports जो पाकिस्तान में जिसकी जरूरत पड़ती रहेगी, that kind of that sport will be you know gradually released and launched, or because we have a setup, तो वो हर स्पोर्ट के लिए इमिटेट होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आज आप मैनेज कैसे कर रही हैं, ख़ास तौर पे फाइनेंसेस की बात कर लें, बड़ा मुश्किल काम है इसको मैनेज करना। आपकी टीम कितने लोगों की है, और फिर लड़कियों को आमादा करना कि आप ये खेलें, आप लोग ये प्रैक्टिस करें और आप लोग भी जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, ये तमाम चीज़ें कैंपेन भी एक मांग रही होती हैं, तो ये सारा कुछ आप कैसे मैनेज करती हैं? बिल्कुल, लाइक आई मेंशन 5 साल मुझे लगे इसको मटेरियलाइज करने में एकेडमी को, और वो यूजुअली इसी वजह से होता है दैट सपोर्ट इतनी नहीं होती बिकॉज ऑब्वियसली आप एक यू नो बीइंग अ फीमेल स्पोर्ट person in Pakistan वैसे मुश्किल होता है to attract any sponsors or support or anything because you know लड़कियों के sports कौन देखता है या कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं, you know all these things that you hear. But now, you know, now I'm at a place where, you know, I've led the Pakistan team for 5-6 years. I have 3 Guinness records. I'm the top scorer in the country. I think now I have a voice, and that voice was heard this time. I'm grateful to the sponsors that came on board. We have we had the State Bank, we had the private. मतलब private और public mix होके जो the ideal situation थी वो इस camp के लिए बनी थी. And how do I manage it? Obviously, I'm a football player. My focus has been sports and playing and, you know, just achieving. So I do have an amazing team. They've come together from different parts of Pakistan, and, you know, we've come together, all the pioneers in the women's football, and just make it come through. तो गोल यही है कि सबको साथ लेके चलना है बिकॉज ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान में देखा है कितने ज्यादा स्पोर्ट्स जो है, आप नेशनल स्पोर्ट हॉकी ले लें, इसी वजह से पीछे रह गए बिकॉज एक दूसरे के ऊपर चढ़ के वो आगे जाने की कोशिश करते हैं, बट the idea is to take it all together inshallah. हाजरा, हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हर खेल के लिए फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी खेल है वो मशरूत है फिटनेस के साथ, तो ख़वातीन को फिटनेस के लिए क्या तरबियत आप देती हैं और फिर अपनी हिफाजत भी ख़वातीन कर सकें? ये तो एक है खेलों के ज़रिए आपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन करना है, दूसरी तरफ है ख़ुद को प्रोटेक्ट करना, तो क्या उसके लिए कोई जूडो कराटे टाइप क्लासेस भी देती हैं ताकि ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकें? बिल्कुल, so you know like I mentioned कि this is a complete package for any aspiring athlete जो 5 से 10 साल में एक प्रोफेशनल एथलीट बनेगा। अब जिस मैं एग्जांपल देती हूँ, जो हमारा कैंप अभी हुआ था हुंजा में, वहाँ पे we did not only have physical football fitness going on, हमारे पास every day we would have a thematic theory session. तो first day हमारा mind था where you know first day हमारी nutrition था, so we had the top fitness and nutrition expert जिन्होंने आके session किया about the importance for the athletes, you know. अब ये under 18 girls थी सारी, as aged under 18, so you know these are the things they need. And then day 2 we had body, how to take care of your body. We had
how to deal with harassment in sports, how to protect your body from any a non-consensual touch, because sports में आपको होता है it's a very sensitive topic, हम बात नहीं करते इन बारे में, लेकिन a female athlete अगर उसको चोट लगे वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती है, उससे कैसे प्रोटेक्ट करना है या उसका टच कौन सा सही है कौन सा नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो कि इन लड़कियों को ज़्यादा एम्पावर करेंगी इन द फ्यूचर। So we've had those sessions and then we also had a yoga calming down session जहाँ पे उनको they can find some time for them. Basically it's a complete set. We're taking care of everything a girl needs to become an athlete in Pakistan. Okay, हाजरा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हमने एथलीट अगर बनना है, हमने कोई खिलाड़ी भी अगर बनना है तो बहुत बड़ी तादाद में टैलेंट ऐसा है जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। बहुत महंगी खुराक है, मतलब कि महंगी गेम्स हैं, हम खेल नहीं पाते। यहाँ पर तो लड़कों को उस तरह से गुर्बत की वजह से इजाज़त नहीं मिल रही होती, इतना टैलेंट ज़ाया हो जाता है। लड़कियों को तो पहले इजाज़त मिलना, फिर उसके ऊपर गुर्बत का एक इजाफी बोझ होना, तो ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो उनके लिए भी कुछ आप लोगों को स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, जैसे आपने हॉकी का भी जिक्र किया था, क्या फुटबॉल के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में स्पॉन्सर्स मिलते हैं? देखिए, फुटबॉल इज वेरी पॉलिटिसाइज्ड इन पाकिस्तान। एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बैन किया हुआ है इसी वजह से, बिकॉज देयर वाज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। पैसे के पीछे हर कोई भाग रहा है एंड दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ द कंट्री। हमारा जो एकेडमी प्लान, तो आपने बिल्कुल सही कहा। ऑब्वियसली अगर परमिशन नहीं मिलती तो पैसे नहीं होते, अगर परमिशन मिल जाती है तो पैसे नहीं होते, अगर परमिशन नहीं मिल रही तो स्कूल में भी फेल हो रहे हैं क्योंकि खेलना था लेकिन नहीं खेला जा रहा है, तो मजा नहीं आ रहा है। मतलब तो द आइडिया इज कि अभी जो हमने कैंप अभी दैट टुक प्लेस इन हुंजा, उसमें वी डिड नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी। हमने sponsors select. We had some interesting sponsors, great ones. We had Bank of Khyber, if you talk about the state. We had the Izar developers, if you talk about the private sector. And then we had a whole nutrition sector that came up. So we did not take a single penny, और हमने उनको डाइट ऐसी दी है जो कि बाहर प्रोफेशनल एथलीट्स को मिलती है। वो डाइट दी है जो हमें भी नहीं मिलती थी एज फुटबॉल प्लेयर्स और एज प्रोफेशनल एट कैंप। बिल्कुल, फर्स्ट एड वाज first class, everything was taken care of. Anything that a foreign an athlete abroad is getting at camp, हमने इन लड़कियों को दिया है। Starting from kits to warm clothes to footballs to everything was taken care of. And that's the dream of every aspiring athlete जो पाकिस्तान में होगा। उसको ऐसी फैसिलिटीज मिलेंगी तो फिर you will see talent go up. क्या बात है हाजरा, बहुत शुक्रिया आपका और गुड लक। आप बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए जो लड़कियां हैं वो इस एकेडमी का रुख कर सकती हैं, हिस्सा बन सकती हैं। तो जी बड़ा बेहतरीन काम है। देखें, खुद कामयाब होना शायद कोई कामयाबी नहीं है, दूसरों को भी साथ लेके चलना, कामयाब करना और दूसरों के लिए एफर्ट्स करना, इस तरह की ये बहुत ही कम होता है, बहुत कम लोगों में होता है। जज्बा ही कम लोगों में होता है कि अल्लाह इन्हें कामयाब करे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पेट्रोल की जो कीमतें हैं ना, पेट्रोलियम मसनूआत, वो दिन ब दिन आसमान से बातें कर रही हैं और पूरी दुनिया में, क्योंकि आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा हो रहा है, तो फिर भारत में भी इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन अगर आपको वहाँ पे मुफ्त पेट्रोल मिलना शुरू हो जाए पाकिस्तान में तो क्या करेंगे आप? ये कैसा लगेगा? बड़ी हैरानी की बात होगी। ये तो कौन देगा भाई मुफ्त पेट्रोल? कोई यकीन ही नहीं करेगा ना। मतलब ऐसे में मुफ्त पेट्रोल मिलना कोई ख्वाब देखने जैसे ही है, लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। एक तो ऐसा होना कि आपको इजाफी पेट्रोल दिया जा रहा हो या मुफ्त पेट्रोल दिया जा रहा हो, और दूसरी चीज़ उसके पीछे जो वजह है वो बहुत ही बेहतरीन है, उसको जितना सेलिब्रेट किया जाए वो कम। हाँ बिल्कुल, ये रियासत है भारतीय रियासत मध्य प्रदेश, जिसमें एक पब मालिक है जिसने अपनी बहन के यहाँ बेटी की पैदाइश पर मुफ्त पेट्रोल जो है वो देने का ऐलान किया है। और मध्य प्रदेश के ये ज़िला बैतूल में बताया जा रहा है कि पब के मालिक ने मतलब ये एक काविश की है, अपनी बेटी जो है उसके घर में, बहन के घर में बेटी पैदा हुई, भांजी पैदा हुई, और उसने खुशी के इजहार के लिए जो है वो पेट्रोल। भारतीय मीडिया उनका नाम दीपक बता रहा है, दीपक सेनानी, तो उनका नाम लेना भी चाहिए कि बहन के घर उनके 9 अक्टूबर को बेटी की पैदाइश हुई थी, जिसकी खुशी में दीपक साहब जो हैं वो कुछ मुनफरिद करने का सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। तो फिर बच्ची के मामू ने ये फ़ैसला किया कि भाई ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन उनका कि जब मैं सोच रहा था मुझे डर था कि कहीं लोग इससे मेरे पेट्रोल पंप की जानिब से तशहीर ना समझे, कोई एडवर्टीजमेंट ना समझे, लेकिन बाद में मैंने कहा कि भाई इस ख्याल को छोड़ो
हम अपनी खुशी मनाते हैं, लोग जो मर्जी समझें। हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने ग्राहकों को इजाफी पेट्रोल तकसीम करके खुशी का इजहार किया है और पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि मैंने देखा कि सुबह 9 से 11, शाम 5 से 7 बजे के दरमियान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जो है वो आ रहे थे, तो मैंने उसी वक्त 5 से 10% इजाफी पेट्रोल फ्राहम करने का फैसला कर दिया। हाँ जी, और दीपक ने 100 रुपये का पेट्रोल खरीदने वाले अफराद को 5% इजाफी जो है ईंधन फराहम किया, जबकि 200 से 500 रुपये का पेट्रोल खरीदने वाले शहरियों को 10% इजाफी पेट्रोल दिया है। मुनफरद आइडिया था। लोग अमूमन क्या करते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं, मतलब खुशी का इजहार करने के लिए वो और क्या करते हैं, यही कर सकते हैं। लेकिन ये पेट्रोल पंप मालिक अगर कोई होगा तो वो तो फिर यही कर सकता है। आपने कोई जी दावत दे दिया लोगों को, हद ये हो जाता है। लेकिन पहली चीज़ ये कि बेटी की पैदाइश के ऊपर ये फैसला किया जाना, हम समझते हैं भारत के अंदर जो हालात हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी अब खैर सोच बदल, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको प्रमोट करना, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करना, ऐसे लोगों की तारीफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ये नहीं कह रहे कि वो अल्लाह ताला ने बदलने की ज़रूरत थी भी कि बेटियां रहमत हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था। जहाँ पर जिस माशरे में बेटियों को मार दिया जाता था, वहाँ पर इतना बड़ी बात और इस तरह से खुशी को सेलिब्रेट करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है और आप लोग बेटियों की मुबारक देना ही शुरू कर दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी खैर हम आगे बढ़ेंगे और T20 वर्ल्ड कप जो है वो जारी है, बड़े मुकाबले तो शुरू होने वाले हैं। वो पहला मैच 23 तारीख को हो रहा होगा, लेकिन अभी क्वालिफायर और जो वार्म अप मैचेस हैं वो इस वक्त जारी है। पाकिस्तान आज वार्म अप मैच खेलेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बिल्कुल ऐसा ही है और ये वार्म अप मैचेस जो हैं ये भी क्रिकेट लवर्स के लहू गरमा रहे हैं। हम देख रहे हैं ग्रीन शर्ट्स ने पहले वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त का ज़ोरदार झटका दिया था और जिसके बाद आज शाहीन और प्रोटीज़ का शिकार करने को भी बेताब हैं। तो देखते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जो है वो भी आज, जैसे हमजा बता रहे हैं कि वार्म अप मैच जो है उसमें मद्दे मुकाबिल होंगे, तो खिलाड़ी जो हैं वो कितने पुरजोश हैं और शाहीन क्रिकेट जितने पुरजोश हैं, उनका जोश जज्बा। पिछला मैच तो उस तरह से लाइव नहीं देख पाए थे, लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि लाइव देख पाएंगे। सबक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद। आमिर भैया अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वार्म अप मैचेस हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इंडिया की टीम के, मतलब इंडिया के ख़िलाफ़ टीम के हवाले से भी बातें सामने आ गई जो कल आप डिस्कस कर रहे थे, शायद उसी टीम के साथ ही पाकिस्तान जा रहा है। आज कुछ तब्दीली करनी चाहिए, वार्म अप मैच है, कुछ नवाज़ को चांस दे दें, हैदर को चांस दे दें, उनको भी ट्राई किया जा सकता है, या फिर नहीं जो फैसला कर लिया है फिर उन्हीं खिलाड़ियों को आज भी खिलाएं? मेरा ख्याल है उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए। एक ही चेंज कर सकते हैं आप, अगर आप सोचें कि मोहम्मद वसीम को चांस दे दिया जाए बॉलिंग डिपार्टमेंट में। अदरवाइज देखिए शुएब मलिक भी काफी अरसे बाद कम बैक कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में, हफीज भी काफी अरसे बाद खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए और फखर जमान जो है वो नंबर 3 के ऊपर आ रहे हैं। आई थिंक इनको एक और मौका देना चाहिए और चूंकि अगर आपने फैसला कर लिया है कि इन्हीं प्लेयर्स से जाना है तो फिर उनको सारे मैचेस खिला के उनका रोल डिफाइंड हो जाना चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि बड़ा मैच आ रहा है 24 को, उसके लिए भरपूर तैयारी के लिए ये मेरा ख्याल है कंसिस्टेंसी जरूरी है। सही। अच्छा आमिर सोहेल साहब, ज़रा ये भी कहते हैं कि जो रात के वक्त का खेल है, क्योंकि औस पड़ती है, शबनम पड़ती है, तो उसकी वो भी मुतासिर कर सकता है खेल को। उस सूरत में टॉस जीत कर कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है, कौन सी बॉलिंग करती है, ये चीज़ भी असरअंदाज हो सकती है खेल पे। देखिए अगर आप रात के टाइम मैचेस की बात करें तो ओमान बेसिकली बांग्लादेश ने भी मैच जीता डिफेंड करते हुए, ऑस में बॉलिंग करते हुए, और उससे पहले जब बांग्लादेश हारी तो स्कॉटलैंड जीता है। हाँ थोड़ी बहुत ऑस है लेकिन गेम चेंज हो रहा है और उसके बाद जो टॉवल्स भी बाहर निकलते हैं उससे गेंद खुश्क हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा कोई डेंजरस कोई काम नहीं है कि जो आप डील ना कर पाए। बेसिकली आपने कंडीशंस को देख के फैसला करना है। ओके ये वाली पिच है, इसके ऊपर अगर हम लोग पहले बैटिंग करते हैं तो क्या चांसेस है जो पार स्कोर है उससे हम लोग 10-15 रन ज्यादा खर्चे जो ऑस को कॉम्पनसेट देगा। मेरा ख्याल है कि अगर टीमें जो है वो वरीड हैं इसके बारे में तो उनको एक पानी की बाल्टी रखनी चाहिए नेट्स करते हुए और गेंद हल्का वो गरम कह रहा हूँ गीला करके तो प्रैक्टिस करनी चाहिए बॉल करने की। आई थिंक अगर वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो फिर इतना ज्यादा कोई मसला नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है आमिर भाई, लेकिन एक और अहम चीज़ है कि जब कप्तान टॉस के लिए जा रहा होता है तो टीम मैनेजमेंट एक फैसला कर लेती है कि हमें ये करना चाहिए है। मैथ्यू हेडन है
और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो खेलते रहे। ऑस्ट्रेलिया का तरीकाकार बिल्कुल ही मुख्तलिफ रहा है जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा होता है, और उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। एज एन एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि एक बेहतरीन क्रिकेटर को जिस इतनी क्रिकेट खेली है उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती एनालाइज करने में कि यार ये टीम इसके लिए ये बेहतर है कि इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए या पहले बॉलिंग करनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान अक्सर हमने देखा है कि चेज़ के अंदर मुश्किलात का शिकार हो जाती है टीम। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट हमेशा से यही रहा है कि रन्स ऑन द बोर्ड और उसके बाद ऑपोजिशन को प्रेशराइज करो। वो टॉस जीत के बैटिंग ही करते हैं। और आपको याद होगा जो 2003 वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका में, इंडिया के खिलाफ जब वो खेल रहे थे तो पिच में नमी थी, और उन्होंने फिर भी जो है नमी को देखते हुए भी उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और उनके माइंडसेट ये है कि अगर ओपनर्स इस लेवल के ऊपर इन चीजों को डील नहीं कर सकते तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के अहल नहीं है। तो उनका तो माइंडसेट ये है। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि आपने जो उस दिन कंडीशंस हैं उनको देख के फैसला करना है कि हमने किस तरह जाना है। ठीक है, अगर हम लोग पहले बैटिंग करते हैं तो हमारे ऊपर परेशानी ये होगी कि उसको डील करने की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ऑस पड़ गई तो हमें 15-20 रन ज्यादा करने पड़ेंगे। इंडिया की बैटिंग लाइनअप है तो हमें इतना करना है तो हम जो है कंफर्टेबल होंगे। तो ये सारी चीजें आपको प्रेशर में ले आएंगी और आप कंफ्यूज होके को गलत तरीके से खेलना शुरू कर दोगे। सो अगर आपको जो भी फैसला करना वो 100% श्योर होके करना है कि हाँ, अगर हम लोग पहले बैटिंग करते हैं तो इतना स्कोर है वो हमारी बॉलिंग किसी भी कंडीशन में डिफेंड कर सकती है। पहले एज ए टीम आपने ये डिसाइड करना है कि हमारी टीम है वो कितने रन्स पे अगले को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। उसके बाद आपने देखना, फिर आपने अपनी बैटिंग का भी अंदाजा लगाना है कि इतने रन्स हम जो है अगर बॉलिंग पहले करें तो अगर हम लोग कंसीड करें वो हम आराम से चेज कर सकते हैं। तो टीम को एक दूसरे की एबिलिटी का पता होना लाजमी है। आमिर सोहेल साहब, यही कॉम्बिनेशन जो है वो भारत के खिलाफ भी खेलेगा। कौमी टीम के कौन से खिलाड़ी हैं जो भारत के खिलाफ अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, T20 क्रिकेट या कोई भी क्रिकेट हो, ओपनर्स और नए गेम के बॉलर्स जो हैं वो गेम की टोन को सेट करते हैं जी। वो बताते हैं कि आने वाले ओवर्स में क्या होगा। सो आई थिंक जो ओपनर्स हैं और जो नया बॉल करने वाले हैं उनको अपनी गेम जो है वो टॉप के ऊपर ले जाने की जरूरत है। जब आप बड़ा मैच खेल रहे होते हैं तो फिर आपको शुरू में ही जो टोन है अपने फेवर में लेके आने की जरूरत होती है और वो आपके ओपनर्स और नए बॉल वाले कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है आमिर भी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उनका ये ख्याल है कि आज भी जो टीम खेले वो वही खेलनी चाहिए जो इंडिया के खिलाफ आप खिलाने का सोच रहे हैं और जो पहले वार्म अप मैच में थी। खैर उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी, बाबर ने बहुत अच्छा खेल पेश किया था, फ़खर ने बहुत अच्छा खेल पेश किया था। एक तब्दीली वो समझते हैं कि हो सकती है कि आप मोहम्मद वसीम जूनियर को लेके आ जाएँ बॉलिंग में और हारिस रऊफ़ को शायद आप उधर से बिठा दें तो कुछ पता लग जाएगा कि मोहम्मद वसीम आपके लिए कितने कारआमद होते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें।